इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात यही है कि बात ये समझने की कोशिश कीजिएगा, इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। जहां से हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, कि जब हम शहरीकरण की बात कर रहे हैं, शहरीकरण से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, पर शहरीकरण से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रश्न पूछा है। हालांकि स्मार्ट सिटी एक बार पूछ चुका है, पूछा है ना शायद स्मार्ट सिटी के बारे में। ई कचरा यस है सर, तो स्मार्ट सिटी। कचरा के बारे में प्रश्न पूछेगा। अभी कचरा ही केवल नहीं पूछ समझना, इसके लिए गीला सूखा कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सब इसको शामिल कर लीजिए इसी में, ठीक है ना। अब डिजिटल मिशन, कृषि मिशन की बात हो रही 21-25 की, तो देखिए होता है कि बीपीएससी हमेशा है ना, जिस साल चर्चा का विषय नहीं रहेगा उस साल के प्रश्न नहीं पूछता है, वो पूछता है। अब 25 में इसको पूछ देना चाहिए था इसके आउटपुट के तौर पर ये नहीं पूछ के, हो सकता है इस साल इसको स्टार में वो प्रश्न पूछ दे, लॉन्ग में या शॉर्ट में। तो इसको 25-26 चल रहा है, तो पिछला एक साल का है, तो इसको नजर रख लेना है। अब प्रौद्योगिकी का बढ़ता दायरा, बदलते खतरे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ से किसी न किसी रूप में प्रश्न होंगे, नहीं भी होंगे तो इसके प्रश्न को टैग करिएगा, इसके उत्तर को आप टैग कर सकते हैं, एग्जाम्पल को, केस स्टडी को। जो भी प्रौद्योगिकी आई है नई, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, केवल इसलिए नहीं कि ये प्रश्न यहाँ से पूछेगा, इसलिए कि इसके पार्ट को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जहाँ भी साइंस टैग की बात हो रही होगी, नए प्रौद्योगिकी की बात हो रही होगी, उससे संबंधित समस्याओं की बात हो रही, उससे संबंधित चुनौतियों की बात हो रही, तो इसी टॉपिक से आप सारे एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग को करके रखना है सारे एंगल से, और ये टॉपिक को अच्छे से इसका क्रिप्स नोट्स भी बना लेना है। कहने का अर्थ यह है कि इसको बिना इधर से किए बिना आगे नहीं बढ़ना, बाकी आप नहीं करिएगा तो काम चल जाएगा। पर इस टॉपिक की जब तक नहीं करिएगा, इस टॉपिक को, प्रौद्योगिकी का बढ़ता दायरा और बढ़ते खतरे, तो आप है ना बेस्ट कंटेंट, बेस्ट उत्तर नहीं लिख पाइएगा एग्जाम में। अगर हम बात करें, अगर किसी भी प्रौद्योगिकी की बात हो रही होगी तो उसके बढ़ते दायरे कुछ होंगे, पहले कुछ होगा, उसके बाद क्या अपडेट हुआ, उसके बाद उसकी समस्याएं क्या है, ये सब कहाँ से कवर करना है, इसी टॉपिक से कवर होना है। तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी आधारित विकास, तब विकास के संदर्भ में बात करते हैं, विकास किस रूप से, सकारात्मक विकास की बात कर रहे होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे होंगे, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम बात करेंगे तो हाँ, तो बिहार को इससे टैग करके प्रश्न आपको कवर करना है। अब ये क्यों करना है, तो ये भी जानिए कि हाँ, जब आप प्रश्न लिख रहे होंगे तो साइंस टेक में होता है क्या है कि प्रश्न पूछ रहा है भारत में, तो समीक्षा जब हम लास्ट में करते हैं तो बिहार में कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर देना चाहिए, या कर देते हैं बच्चे लोग, तो कुछ अप्रोक्स नंबर अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बिहार पर परिप्रेक्ष्य में जो प्रौद्योगिकी हो रही होगी, जैसे पूछ देगा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में पूछा, ठीक है ना, साइबर क्राइम में सरकार के क्या क्या नए इनिशिएटिव लिए गए उसको कम करने के लिए। तो ठीक है, हम भारत की बात करेंगे, 5 पॉइंट बात करेंगे, तो 2 पॉइंट हम बिहार से रिलेटेड एग्जाम्पल दे देंगे, बिहार में क्या हुआ है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करें। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट आए नहीं भी तो भी आपको टैग वाले आइटम यहाँ से निकालने होंगे, टैग वाले कुछ टॉपिक्स को कवर करना होगा। समझ गए बात, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसको अच्छे से कर लिए ना, इसके अच्छे से कंटेंट और अच्छे से इसका क्लिप्स नोट्स जो भी आपको फॉर्मेट बना के रख लिए पहले से ना, तो करना कुछ नहीं है, जहाँ प्रौद्योगिकी पूछेगा वहाँ आपको वहाँ पर इसके एग्जाम्पल के साथ सेट कर देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ से। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर कितने कौन कौन से प्रश्न को आप लोग कवर किए देखे हैं, बताएं। जैसे बिहार में औद्योगिक विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका की बात होती है, यहाँ क्या क्या लिखिएगा बताइए, और फटाफट चीजों को कवर किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर किया जाए, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए। यस सर। सर इसमें पहला लिख सकते हैं सर, 7 में से 3.0 में है, हम्म मौजूद आधार आधुनिक विस्तार है सर। बोलते जाइए, बोलते जाइए, रुकना नहीं है। उसके बाद सर बिहार को पूर्वी भारत का सर टेक हब बनाया जाएगा, वेरी गुड। इसको ऐड कर हाल के सकते हैं सर। एग्जाम्पल, हाल के यस सर। एग्जाम्पल जो उदाहरण है उसको डालते जाइएगा। ये पहला उदाहरण है कि सात निश्चय, बिहार यस सर। ठीक है। सर, बिहार स्टार्टअप। 3.0 पूर्वी टैक बनाना है, ठीक है, और बताइए। बिहार स्टार्टअप नीति सर।
स्टार्टअप नीति, वेरी गुड, स्टार्टअप नीति बताते जाइए। सर बिहार औद्योगिक निवेश नीति है सर, निवेश प्रोत्साहन वेरी 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 गुड, निवेश प्रोत्साहन नीति नीति, ठीक है, इसको भी डाल सकते हैं। बोलते जाइए और बोलते जाइए। एथेनॉल सर, उसके बाद एथेनॉल सर इथेनॉल बोलते जाइए। पॉलिसी। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल पॉलिसी। ये सर इथेनॉल पॉलिसी या सर जो चीनी मिल सर स्थापित किया जा रहा है सर, उसका मेन पर्पस लॉन्ग टाइम के लिए ये भी है कि उससे इथेनॉल भी बनाया जाएगा। अच्छा, और कुछ? उसके बाद सर हाँ सर, एक और जैसे सर ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है सर, उसको डाल सकते हैं क्या? उद्यमी योजना एमएसएमई में जाएगा। एमएसएमई में कुछ एग्जाम्पल से डाल दीजिएगा, तो डाल सकते, पर एमएसएमई के एंगल से डालिएगा, छोटे उद्यमियों के लिए दिया गया ना। यस सर। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है, और जब अमित शाह जी आए थे यहाँ तो कुछ घोषणा भी किए थे। तो और भी कुछ है? देखिए, इतना एंगल कम से कम आप लोग को है तो ठीक, अच्छी बात है। पर जब हम प्रश्न की बात करते हैं ना, बिहार में औद्योगिक विकास की गति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो देखिए आप लोग भूमिका, जो आप प्रश्न लिखते हैं, भूमिका को है ना टू दी पॉइंट करिए। प्रश्न जहां से पूछ रहा है, जिस रूप से पूछ रहा है, वहीं शुरुआत कीजिए, वैसे ही कीजिए, क्योंकि समय आप लोग पास नहीं रहेगा एग्जाम में इतना बात बनाने का। तो कहना क्या है कि बिहार में औद्योगिक विकास तो ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर। कुछ आंकड़े आपके पास हैं तो उस आंकड़ों के साथ आप बात कर सकते हैं। क्या अभी औद्योगिक विकास को लेकर क्या अभी बढ़ावा मिल रहा है, क्या सुधार हुए हैं, इसको आंकड़ों के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, आंकड़ों के साथ। तो ये सब भूमिका में शुरू में ही 2-3 लाइन, जो अब शॉर्ट में है तो 2 लाइन में कवर करने का प्रयास कीजिए। तुलनात्मक रूप का अध्ययन कीजिए, तुलनात्मक रूप लीजिए, तुलनात्मक रूप में आंसर का फॉर्मेट, भूमिका को लिखिए। अब ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अत्यंत क्या है, बिहार में औद्योगिक विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी भूमिका वर्णन करने का प्रश्न आ जाए तो भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बनिस्पत देख सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन कहने का मतलब है कि पूर्व की स्थिति से चर्चा कर सकते हैं, एक। दूसरा, अन्य राज्यों से तुलना कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में, किन्हीं का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। वर्तमान स्थिति में सुधार क्या हो रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में भूमिका को लिख सकते हैं। और ये तुलनात्मक स्थिति से अगर करते हैं तो तीनों ही स्थिति में पॉजिटिव बातें हो रही होंगी, पॉजिटिव शुरुआत हो रहा होगा, नेगेटिव शुरुआत हो रहा है, या ऐसा कुछ शुरुआत हो रहा है जहां पर बात बन रहा होगा। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो ये 3 फॉर्मेट को अपनाइए। इन 3 फॉर्मेट को अपनाते हुए, तो राज्य की जो प्रकृति है, तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है भाई कृषि आधारित, कृषि आधारित है ना, आधारित है। तो इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाना। कृषि आधारित प्रधान राज्य है, हालांकि हालांकि इसके बीच में औद्योगिक उत्पादन के लिए सरकार प्रतिबद्ध रूप से कर रही है। इसमें कुछ डाटा है जिसको आप बजट या इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का, उससे पुट कर दीजिए। और वर्तमान में साइंस टेक की इसकी भूमिका क्या है, साइंस टेक की भूमिका निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं, निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। बस इतना लिख के और टू दी पॉइंट आगे बढ़ते जाना, बातें करते जाना, जो भी आपको लगता होगा जिस तरीके से हम अपने आंसर में डाल सकते हैं। समझ गए फॉर्मेट कैसे बनाना है, आंसर कैसे लिखना है? आज का कल जो आप लोगों ने लिखा था, रुचि जी का और मानसी का कॉपी आप लोग जरूर देखिएगा एक बार, जो बच्चे नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, रुचि जी और के मानसी, ठीक है ना, दोनों की कॉपी आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। फॉर्मेट शुरुआत में कैसे, पुराने स्टूडेंट है, अच्छे लगातार चीज़ों को कर रहे हैं, तो एक बार जरूर इनसे कॉपी देख के थोड़ा सा सीखिए आप लोग। और कुछ आप लोग की कॉपी आएंगे तो हम जरूर गाइड करेंगे कि इन्हीं का कॉपी किस तरीके से सुधार होना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि हाँ, हम बात करेंगे कृषि सर साइंस टेक। हाँ बोलिए। सर इसमें सर कृषि जनित उद्योग को जोड़ सकते हैं क्या सर? तो यहाँ क्या हम लिखें, कृषि आधारित प्रकृति है बिहार की, तो यहाँ पर पहले ही हम इसलिए तो जोड़ने बोले। ठीक है ध्यान सर। दीजिए, पहले ध्यान दीजिए, हम तो लिख ही दिए हैं ना। हम्म। अब आगे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना, साइंस टेक की भूमिका में। अब हम साइंस टेक का जो ये प्रश्न की जो वर्गीकरण कर सकते हैं ना, अलग अलग तरीके से हर स्टूडेंट अपने तरीके से कर सकता है। पर आप सोचिए कि हम कैसे करेंगे जहाँ पर हमको अधिकतम अंक मिलेगा।
आप यही ना अधिक अंक प्राप्त करने के लिए ना लड़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना। तो हो सकता है क्या करना है कि वर्ग वर्ग बांट दीजिए, वर्ग बांट कर लीजिए। जैसे वर्ग कहने का मतलब है कि हम शीर्षक बांट लेंगे। शीर्षक कैसे बांट सकते हैं? कृषि आधारित उद्योग में क्या प्रौद्योगिकी आया है, कृषि आधारित उद्योग जो है हमारे यहाँ, उसमें प्रौद्योगिकी क्या आया है, प्रौद्योगिकी क्या आया है, ये आप बांट सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बांट सकते हैं एमएसएमई में। बिना एमएसएमई के बिहार में कल्पना भी कर सकते हैं निवेश की, उद्योग की। एमएससी एमएसएमई में साइंस एंड टेक, ठीक है ना, क्या आया है, अपडेट हुआ उसकी। अब ऊर्जा के बिना, ऊर्जा क्षमता जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम बिहार में औद्योगिक उत्पादन की बात कर सकते हैं, औद्योगिक विकास की बात कर सकते हैं। साइंस एंड टेक की भूमिका। फिर उसके बाद अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंस टेक कैसे लाया, जिससे ये दोनों क्या किया, परिणाम के तौर पर, परिणाम के तौर पर हमें औद्योगिक विकास दिया है। आप कल्पना कीजिए, अगर रोड हम जिला पटना तक आने के लिए कितने घंटे का दूरी तय किया है, कितने घंटे में पहुंच जाएगा बताइए कोई? 3 घंटा सर। 3 घंटा। पहले कितना हुआ करता था? अगर ये 3 घंटे तक आवर में हम नहीं पहुंचेंगे, या उससे भी कम आवर में नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या लगता है आपको औद्योगिक लॉजिस्टिक कोस्ट जो हमारा है, हालांकि बिहार में अभी ज्यादा है, फिर भी जो आनुपातिक रूप से हम 10 से 15 साल पहले की कल्पना कर ले, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि लॉजिस्टिक कोस्ट की कम किए बिना बिहार के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर उत्पाद दे दिया जाएगा? समझ रहे हैं बात, किस कनेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ? परिणाम के तौर पर हम इसको लिखेंगे। फिर आवश्यकता निर्माण। फिर उसके बाद बिना कौशल विकास के, बिना कौशल विकास के बिहार में औद्योगिक विकास हो सकता है? इसको तो करना होगा ना। या मानव पूंजी को संसाधन बनाना, मानव संसाधन के तौर पर अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, इसमें साइंस टेक की भूमिका को निर्धारित नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आप बिहार में औद्योगिक विकास कर लीजिएगा? हाँ या ना, कुछ बोलिए। नहीं अच्छा। सर। हाँ, फिर उसके बाद स्टार्टअप को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम हम डेवलप नहीं करेंगे, प्लस नवाचार नहीं लाएंगे, तो क्या लगता है बिहार में औद्योगिक विकास हो जाएगा? तो इसमें इसमें साइंस टेक की भूमिका आपको लिखनी है। फिर उसके बाद एक और है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार किए बिना, लास्ट में प्रशासनिक सुधार प्लस ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, इसमें साइंस टेक को शामिल किए बिना हम क्या बिहार में औद्योगिक विकास ला सकते हैं? या औद्योगिक जो विकास की कल्पना हम कर रहे हैं कि हाँ, जैसे इसकी कल्पना कर रहे हैं कि बिहार विकसित राज्य के तौर पर 2030 तक आ जाएगा, तो लगता है इन सब बिना सुधार के हो सकता है? तो अब यहाँ पर हाँ बोलिए। और अभी आप लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल इन सभी मेन टॉपिक के अंदर का पार्ट है। तो अब सोचिए कि आपका नंबर कैसे ज्यादा मिलेगा। आप छितिर बितिर करके आंसर पाना चाहते हैं, या एक समराइज तरीके से जाइए, सरकार की पॉलिसियों को उठाइए, सरकार की नीतियों को देखिए एक बार गौर से। सरकार इसी फॉर्मेट के साथ काम कर रही है। जाइएगा एक बार, जरूर शांति से एक बार पलटिएगा सारी चीजों को, और देखने का प्रयास कीजिए कि सरकार कर क्या रही है, आखिर कैसे वो अपनी नीतियों को लागू करना चाह रही है, क्या वो ला रही है। तो देखिएगा, कृषि क्षेत्र में आधारित लेकर नव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा करने के लिए आप अभी देख रहे होंगे, हमेशा वो क्या काम कर रही है कि फूड प्रोसेसिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, फूड प्रोसेसिंग को। यस सर। अब इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप कर रही है बहुत जगह। राज्यों, बहुत से जिलों में यूनिट्स स्थापित करने के लिए निवेश की पूंजी बढ़ाई जा रही है। ये सब बातें हो रही है। बिहार में प्रचुर कृषि उत्पादन है, जैसे आपको चावल, मक्का, फल सब्जियां, गन्ना, ये सब है ना। तो इसके लिए क्या संकर बीजों को विकसित कर रही है, संकर बीजों को अवेलेबल करा रही है सरकार, ताकि यहाँ पर और उत्पादकता बढ़े। कृषि कर्मण पुरस्कार जो मिल रहा है बिहार सरकार के किसानों को केंद्र की तरफ से, तो बिना सरकार के सपोर्ट के बिना वो मिल जाएगा?
इकोसिस्टम डेवलप होता, तो ये सब चीजें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। फिर जैसे किसानों की आय वृद्धि के लिए मखाना, लीची, इस प्रकार के जो औद्योगिक उत्पाद, ये जो लागत उत्पादन वाला जो उत्पाद है, उसको उसके लिए सरकार इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। तभी तो भारत सरकार ने जब लीची अनुसंधान केंद्र की बात की थी, जब मखाना अनुसंधान केंद्र की बात की थी, फिर आम आम रिसर्च सेंटर की बात की थी, तो बिहार सरकार उसको पहले ही दफा उन सब चीजों पर पहले से धीरे धीरे कुछ काम कर रहा था। ऐसा थोड़ी कि मखाना बोर्ड अभी स्थापित करने के लिए केंद्रीय बजट में जब बात की गई, बिहार सरकार ने उसके लिए मखाना के लिए काम प्रगति नहीं किया। हाँ, उस लेवल पर नहीं हो पाया जो राष्ट्रीय स्तर की जरूरतें थी, हम एक उसको बेहतर यूनिट्स स्थापित करके प्राप्त कर पाते, पर सरकार कर रही थी। बस ये समझना है कि हमको उसको टैग कैसे करना, कैसे उसको लिखना है, तो सारी चीजों को लिखना है। एमएसएमई क्षेत्र में क्या करे सरकार, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दे रही है, इसमें जीविका योजना को जोड़ रही है। जीविका योजना जो है योजना, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, उसमें एमएसएमई क्षेत्र में दे रही है। अभी हाल ही में कुछ कुछ अपडेट्स हुए, जब सब ई-डीएनए पेपर में आप लोगों को कटिंग दिया गया होगा, एक बार जरूर देखिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ई मार्केट का अवेलेबल करा रही है, ई मार्केट, हालांकि केंद्र सरकार की योजना है, पर बिहार सरकार के लेवल पर इसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को महत्ता से शामिल किया जाए। बिहार सरकार अपने ऑफिस के लिए ई नाम पोर्टल से ही सारी चीजें खरीदे, और बिहार शुरुआती दिनों से ही प्रथम पंक्तियों में राज्य रहा है, जहां पर जो भी ई सरकारी पोर्टल से या सरकारी दफ्तरों में कुछ भी खरीदा जाएगा, ई नाम पोर्टल पर जो चीजें उत्पाद है, बिहार के उत्पाद है, उसको प्राथमिकता देगी। तभी तो आप देखते होंगे मधुबनी पेंटिंग इतना क्रेज बढ़ गया, हर जगह सरकार इसको बढ़ाना शुरू कर दी। हर जगह जितने भी सेमिनार होते थे, तो जो भी लोग आते थे उनको देने के लिए मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, इस प्रकार के पेंटिंगों का उपयोग करने लगा। आप बिहार सरकार के देखिए इनिशिएटिव, आप रोड पर चलते होंगे पटना में, अगर कोई व्यक्ति विशेष होंगे या अपने शहरों में जाइए, बड़े बड़े बिल्डिंगों में उसको यहाँ के पेंटिंग को उकेरा गया, रेलवे स्टेशन पर किया गया। क्यों किया गया? कि इस तरीके सरकार इनिशिएटिव पहले से लेते। एमएसएमई क्षेत्र में भी ऐसा ही किया गया। तो सिंपल सा सरकार ऐसा काम कर, इसको एग्जाम्पल आप सही से क्षेत्र में कीजिएगा। उद्योग ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी के लिए सौर ऊर्जा, बायोमास, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की, ऊर्जा दक्षता क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। पहले कितना प्रति यूनिट था, अभी वर्तमान में हालांकि राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है, फिर भी गुणात्मक रूप से बिहार में तो वृद्धि हुई है ना। अभी कितना है ऊर्जा क्षमता प्रति व्यक्ति, है ना? 374 374 किलोवाट आवर। 374 किलोवाट है, ठीक है ना? सॉरी, किलोवाट की वाट, किलोवाट आवर सर। हाँ वेरी गुड, किलोवाट आवर। हाँ वेरी गुड। तो ये इतना है, पर राष्ट्रीय स्तर पर 12 से 14 के अप्रोक्स में है। तो हालांकि हम भारत के लेवल पर अभी भी कम है, पर गुणात्मक रूप से यही हम बात कर ले 2015 से पहले की स्थिति, 2002 से पहले की स्थिति, तो यहाँ पर बिजली खपत कम थी। तो सीधा सा अर्थ है कि हम विकसित तो हो रहे हैं, हम चीजों को कर रहे हैं। इसमें बिना साइंस टेक के उपयोग किए हो जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम बिजली कम दूरी करने के लिए, जो ग्रिड है उसको अपग्रेड करने के लिए, सौर ऊर्जा पैनल को ग्रिड से कैसे जोड़ना, किसानों को जो कृषि उत्पादन करेंगे, ऊर्जा के तौर पर उत्पादन कर, उसको कैसे ग्रिड से जोड़ना, ग्रिड का कैसे हम डंपिंग कम कर पाएंगे, जो फर्जिटेशन होता है जब डिमांड अधिक होता है, उसको कैसे मैनेज करना, बिना साइंस टेक का चीजें हो जाएगी। ये सब चीज आप लिख सकते हैं। तो ये सब औद्योगिक विकास के परिणाम के तौर पर देखा जाए। आधारभूत अवसंरचना में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो आप सड़क सुरक्षा पर लॉजिस्टिक, बेहतर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बढ़ाएंगे नहीं, तो तब तक क्या लगता है आपको, हम लाभ कमा लेंगे? ऐसा लगता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप देखते होंगे रोड ओवरब्रिज ये सब लगातार बन रहे हैं बिहार में। तो इस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी हम औद्योगिक विकास को प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके से चीजों को लिखना है। स्किल डेवलपमेंट में हम जब बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट को सरकार लगातार योजना, स्टेम योजना, इस प्रकार की योजनाएं चला रही है। सब क्या है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आई है। अब फिर इसके बाद आप लोग जो निवेश प्रोत्साहन नीति है, तो निवेश प्रोत्साहन नीति केवल औद्योगिक निवेश को थोड़ी बढ़ा रहा है, कौशल विकास को भी सहयोग करने के लिए एग्रीटेक, फिनटेक, हेल्थ टेक, स्टार्टअप को लेकर जो काम कर रही है सरकार, वो सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, जहां पर हम कौशल विकास को बढ़ावा देंगे। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो ई गवर्नेंस को लेकर आरटीपी, कौन सा साइट है, आरटीपीएस, ये सबसे बड़ा एग्जांपल। उसके बाद चार्टर लेकर आया बिहार सरकार, जो योजनाओं का चार्टर है,
प्रशासनिक चार्टर जो हम जो नागरिक चार्टर जैसे हम लोग बोलते हैं, सिटीजन चार्टर बोलते हैं, जो किसी कार्य को कितने दिन में खत्म करना है, ये बिना बिना सरकार अगर ये पॉलिसी नहीं अपनाती तो आपको क्या लगता है जाति आवासीय छोटे छोटे चीजों के लिए जनता परेशान रहती थी? तो ऐसे ही औद्योगिक उत्पादन के लिए बात हो रही होंगी। तो भारत सरकार, बिहार सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इस प्रकार के इकोसिस्टम को डेवलप कर पाई, तभी तो निवेश की सीमा एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन लगातार हो रहे हैं बिहार में। तो ये चीज सोच के देखिए, बिजली के लिए 80,000 करोड़ का निवेश आ जाना बिहार जैसे राज्यों में, ये इसके प्रौद्योगिकी में नवाचार लाया होगा तो ना, सरकार बेहतर पॉलिसी लाई होगी तभी तो आया होगा ना। हालांकि वो बहुत सी चीजों पर चुनौतीपूर्ण है, उसमें बहुत से सुधार की आवश्यकता है, फिर भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सर समझिए, सरकार ने बैकग्राउंड में बहुत से काम किए, जो कंपनियों को, निजी कंपनियों को दिख रहा होगा उसको उपयोग करेंगे। ये सब सारी बातें लिखिए, तभी हम ये बता पाएंगे कि हाँ, औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान साइंस टेक की भूमिका कैसे है। अब इसको लॉन्ग में आ जाते इसी तरीके से उत्तर लिखना है। चुनौती बहुत है, चुनौती अभी भी है, निवेश का अभाव है। निवेश, एमओयू तो साइन हो जा रहा है पर वो निवेश नहीं दिख पा रहा, धरातल पर वो फैक्ट्रियां स्थापित नहीं हो पा रही है। एमओयू तो लगातार 10 साल से साइन हो रहा है, कभी 60,000, कभी 1 लाख करोड़, कभी 80,000, कभी 20,000, कभी 15,000, इस तरीके का निवेश एमओयू साइन हो रहा है, पर वो धरातल पर काम नहीं कर पा रहा। रीजन उसके पीछे इथेनॉल वाला मैंने बताया था, इथेनॉल स्थापित करने के सारे सारे बिहार के जो इग्रेटर्स है, जो उद्योगपति थे, उनको बुलाया गया, इथेनॉल प्रोडक्शन करवाया भी गया, वो कंपनियां लगा लिए, पर जब मूल्य के निर्धारण की बात आई है तो अन्य राज्यों में, मान लीजिए यहाँ पर अन्य राज्यों में 10 रुपये पर केजी, पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है, मानिए एग्जाम्पल के तौर पर लीटर के हिसाब, बिहार में 3 से 4 मिल रहा है। तो भाई कंपनी कैसे लाभ प्रॉफिट कमा पाएगी? तो आपको चाहिए बिहार में हमको इस प्रकार के प्रौद्योगिकी, इस प्रकार इकोसिस्टम डेवलप करना, ताकि इथेनॉल खपत बिहार में हो सके। या अगर बिहार में नहीं करवा सकते तो बिहार के बाहर करवाइए, दूसरे राज्य में जहां जहां खपत है, इसके लिए कौन काम करेगा? इसके लिए बिहार सरकार को काम करने की जरूरत है। तो इसी तरह औद्योगिक उत्पादन की हम बात करें, कुछ भी औद्योगिक उत्पादन करवा रहे हैं बिहार में, तो औद्योगिक विकास कब संभव होगा? जब हम बिहार में जो खर्च है उसके अतिरिक्त उत्पादन कर उसको बिहार से बाहर भेजने के लिए इकोसिस्टम डेवलप करवाना होगा। तो बिहार सरकार इसके लिए काम करेगी। सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कर पाती है, मार्केटिंग ही ढंग से नहीं कर पाती है। तो ये सब चीजें लिखकर आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? और देखिए होता है क्या है ना कि आप लोग क्लास करते हैं अभी, ठीक है, उसके बाद जो वीडियो अपलोड किया था एक बार रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड में कर लीजिएगा, ताकि है ना जो चीजें छूट जाए या नहीं समझ में आए वहां रिवीजन कर लें। ठीक है ना? करते हैं रिवीजन आप लोग? देखे थे सर, हाँ देखे थे आज के। हाँ, देखे थे। जो आपका तो इंटरव्यू था, तो चलिए आज से फ्री हो गए आप है, जो नहीं है जिनका था। देखिए होता क्या है ना कि समझने का प्रयास कीजिएगा, एक ही टॉपिक को बार बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार ना 4 बार, एक बार सुन लीजिए, 2 बार देख लीजिएगा, और उस पर 2 बार अपने से अध्ययन कर लीजिए। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सब कुछ आपको मेमोराइज हो जाएगा। और साथ में ना नए नए विकल्प आप तलाश पाइएगा उत्तर लिखने के लिए, डाइवर्सिटी आप में अधिक आ जाएगी। और कुछ नहीं है, बस क्या करना है, फास्ट फॉरवर्ड कर देना 2 में, या किन्हीं के पास होगा पेड वाला तो 3 गुने 4 गुने होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं फटाफट। हाँ, हुआ क्या था भाई कल, हमने जो कोई मिस में कर दिया, कोई चीजें समझने में तो गलती नहीं होगी, देख लेना है आपको, सिलेक्शन लेना है। तो अब बिहार में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के किए गए प्रयास बताइए क्या है? यस सर, इसमें तो सर बहुत सारा, जैसे सर आरटीपीएस एक हो गया सर, वेरी गुड। दूसरा सर BSWAN है सर, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क करके सर। वेरी गुड। उसके बाद सर एक बिहार भूगोल करके है सर। क्या उसके बाद सर एक संविदा पोर्टल है सर, वेरी गुड, संविदा पोर्टल। यस सर, कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और सर एक फॉरेस्ट के लिए है सर, फॉरेस्ट MIS, जिसमें सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी नर्सरी या जो भी प्लांटेशन किया जाता है सर, उसका मतलब देख रेख और निगरानी। सर ई अंकन है सर, जिसके द्वारा सरकारी फाइलों का मूवमेंट चेक किया जाता है। और कुछ बोलते जाइए। ई संजीवनी सर, क्या? ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर। वेरी गुड, टेलीमेडिसिन। और कुछ? एक सर ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है सर। और कुछ?
डीबीटी सर। वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई हमको पहले तो शीर्षक अलग कर लेना है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्या शीर्षक, हर शीर्षक के आधार पर साइंस टेक को लिखिए। जैसे होता है ना कि जैसे आप लिख दीजिएगा कि हाँ भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नागरिक का कुछ अपडेट है, इसमें ई गवर्नेंस को लेकर सरकार की है, जैसे आरटीपीसी जो सरकार योजना देती, सब सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करती है, ये नागरिक का। अब इसके बाद जैसे उत्तर लिख दिए आगे आप प्रशासनिक के लिए, फिर बीच में घुसा के लिख दिए फिर नागरिक का कुछ, फिर आप घुसा के यहाँ बीच में लिख दिए जन सेवा के लिए डीबीटी योजना कुछ चला रही है सरकार, उसको लिख दी। तो ये मिस मैच हो, खिचड़ी हो जाता है। और खिचड़ी का मतलब है, खिचड़ी का मतलब सीधा सा और समझिए कि जो कॉपी चेक करा हुआ ना, आपके लिए दिमाग में माइंडसेट कर लिया ये लड़का है ना, जीवन माने बच्चा जो भी है, जीवन वो अपने तो परेशान करेगा, रहेगा भी, दूसरे को भी परेशान करेगा। तो क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इसको परेशान हम अभी कर देते हैं, नंबर कम देते हैं, अगले बार सीख के आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट करेगा। तो इसलिए हम क्या हमेशा शुरू से बोलते हैं कि शीर्षक पहले अलग कीजिए, किस शीर्षक के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले अगर भारत में, बिहार में ई गवर्नेंस की बात करें तो पहले कहाँ किया होगा, डिजिटल आधारभूत, जो हमारा है डिजिटल आधारभूत संरचना में कुछ बदलाव किया होगा ना, समझ रहे हैं। दूसरा, यस सर। प्रशासनिक डिजिटलीकरण किया होगा। या सर, अब इसको सर ऐसे भी शीर्षक में बांट सकते हैं सर, चार जो सर स्तंभ है सर, गवर्नमेंट टू सिविल, सिविलियन गवर्नमेंट टू सर वेरी एम्प्लॉय। गुड। नागरिक सेवाओं में कुछ डिजिटलकरण किया होगा। यस सर, गवर्नमेंट फिर आपको बिजनेस। जन सेवा के केंद्र के तौर पर, जन सेवा केंद्र, जो केंद्र नागरिकों से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पर शहरी और ग्रामीण कर दीजिएगा, शहरी और ग्रामीण, ठीक है ना, डिजिटल विभाजन जो था। फिर डीबीटी, डीबीटी अर्थात डीबीटी योजना सामाजिक योजना के तौर पर और आर्थिक सहयोग के तौर पर, यही हुआ होगा ना। इसमें साइंस टेक कहाँ है भाई, क्वेश्चन क्या था, ई गवर्नेंस कैसे है इसमें, तो अर्थात साइंस टेक कैसे है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। सार्वजनिक वितरण में केवल यही मत समझ लीजिएगा कि या सार्वजनिक वितरण या सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए, शिकायत निवारण के लिए। अब सार्वजनिक वितरण हम बोलते हैं तो इसका मतलब वो मत समझ लीजिएगा आप लोग, क्या कहते हैं गेहूं बांटा जाता है, चावल बांटा था, वो नहीं। सार्वजनिक वितरण का मतलब जो सेवाएं दी जा रही उसको वितरण करने के अलग अलग तकनीक क्या अपनाता है, ठीक है ना। वहां पर अगर लिख दीजिएगा उसको निष्पादन के लिए किस प्रकार के निवारण तंत्र है, ये सब। फिर उसके बाद आप आरटीआई भी एक है, सूचना का प्रौद्योगिकी, सूचना का अधिकार, सूचना अधिकार है ना, जिसमें हम यस सर। आरटीआई की बात करते हैं। उसके बाद भूमि राजस्व भी बहुत चर्चा में है, भूमि राजस्व की चर्चा हो रही है अभी, आग लगाए हुए हैं भाई साहब। भूमि और राजस्व में जो ई गवर्नेंस के लिए बात, इसके लिए डिजिटलकरण की बात हो रही है, डिजिटलीकरण की बात हो रही है, इसकी चर्चा। फिर वित्तीय प्रशासनिक के लिए आप सुने होंगे, वित्तीय प्रशासनिक, जो प्रशासनिक प्रबंधन प्रणाली की बात होती है, प्रबंधन प्रणाली की, इसमें डिजिटलीकरण क्या है, इसमें ई गवर्नेंस क्या है भाई, ये सब चीजें। फिर मोबाइल गवर्नेंस तकनीक है, अभी सब में हम कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं, ताकि आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। फिर मोबाइल गवर्नेंस की बात होती है ना, कि हम मोबाइल से सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग सुने होंगे नीतीश डिवाइस, ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। यस, यस सर, यस सर, आपदा प्रबंधन के लिए नीतीश आपदा डिवाइस। प्रबंधन के लिए निपिड डिवाइस। फिर संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल जो है मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, संस्थागत, संस्थागत ढांचा किस तरीके से उसमें ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट आए। तो इतना आपको शीर्षक बांट के लिख सकते हैं। अब एग्जाम में जहां पूछेगा वहां से उत्तर उतार के लिख देना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल आधारभूत। तो क्या क्या किया डिजिटल आधारभूत के लिए, कोई बताएंगे। इसका नाम सुने हैं, यस सर। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। यस सर, अभी तो इसी के बारे में बता रहे थे। हाँ, यस। तो आपको शीर्षक क्या कहते हैं बांट के, हमारे क्लास में है, हमारे यहाँ तो कुछ तो अलग करिए। यस सर, सभी कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देना।
ये नहीं बात बोल रहे कि अलग अलग शीर्षक बांट के उसके बाद बताइए। आप बताए तो हैं, सब तो बता ही रहे हैं, पर अंतर क्या है, खिचड़ी कर दे रहे हैं ना। अब ये क्या करेगा, रियल टाइम क्या करे, रियल टाइम मैनेजमेंट कनेक्टिविटी की बात कर रहा होगा। तो सरकार इसके लिए काम कर रही है और वही सब आपको लिखना है, कनेक्टिविटी की बात करी होगी। अब प्रशासनिक सुधार के लिए क्या क्या आप पेपरलेस ऑफिस की बात हुई है। डिजिटल आधारभूत संरचना में सर प्रीपेड ई मीटर लिख सकते हैं सर। क्या बोले, फिर से बोलिएगा तो। डिजिटल आधारभूत संरचना में सर प्रीपेड ई मीटर जो है बिजली के लिए सर वो। बिजली वाले में जाइए, जन सेवा में जाइए, उस सब में अभी लिख रहे हैं, देखिएगा ना। अभी इसके बाद इसमें आप और भी लिख सकते हैं। इसका नाम सुने, सी लेन का डाटा सेंटर्स का नाम सुने हैं। ये सब आप यहाँ लिखना का विकास कर रही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि सरकार इसमें बेहतर रूप से काम कर पाए और उसको लोगों उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाए। तो इसके ये सब चीजें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बातें कर देनी है और लिख देना है। एक सेकंड, किन्हीं का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। कौन है भाई साहब। हो गया इसके पेपर। ये भाव आप ये इसको लिख लीजिएगा, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क रियल टाइम कनेक्टिविटी। और सी लेंस का अर्थ सीधा सा समझिएगा, बिहार स्टेट जो सेक्रेटरिएट लेन 2.0 इसको बोला जाता है। जितने सेक्रेटरिएट बिहार में है, आप लोग इंटरव्यू करते थे तो याद है, मैं बोलता था VC में सारे अधिकारी लोग गए हुए हैं, VC में वाइट वीडियो कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। यस सर। यस सर। यही है। तो ये क्या बोलते थे कि जितना भी शाम का वर्ग दिन भर काम किए जितने अधिकारी लोग, इसके माध्यम से सचिवालय और प्रमुख सरकारी कार्यालयों को जोड़ दिया गया और गतिविधि ली जाने लगी कि हाँ आप लोग कर क्या रहे हैं, काम क्या हुआ नहीं हुआ। तो VC के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ा दो, सी लेन का प्रयोग किया डिजिटल आधारभूत संरचना में, जिससे क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, डेटा वायरस संचार किया जाता था, सुरक्षित सुनिश्चित नेटवर्क दिया गया। इसके माध्यम से प्रबंधन बेल्टोन कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये सब इसी के अंदर आता है। तो VC आसान हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना आसान हो गया। अगर सी लेंस नहीं आता तो बहुत सी चीजें दिक्कत होती। तो अभी 2.0 चल रहा है, इसका 2.0 चल रहा है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते, कर सकते। क्लियर है। उतना डीप में नहीं जाना, बस नाम लिख देना है और उतना समय थोड़ी रहता है, बस समझाने के लिए लिख दिए। अब हो गया इसके बाद प्रशासनिक सुधार में हम बात करते हैं, जिससे ई ऑफिस हम लोग देते थे। पेपरलेस ऑफिस की बात हो रही है, पेपरलेस विधानसभा की बात हो रही है, यस सर। परिषद की बात हो रही है। तो ये सब सुधार की बात हो रही है। अब 2025 तक टारगेट था कि मजबूत करने के लिए प्रशासन समय की बचत होगी, भ्रष्टाचार कम होती है, पेपरलेस कॉन्सेप्ट लेकर आना। तो ये सब सरकार काम करे ताकि तेजी और पारदर्शिता आ पाए। नागरिक संबंधों के लिए बहुत से सुधार करे, जैसे सर्विस प्लस ई डिस्ट्रिक्ट की नाम सुने होंगे। यस सर। सर्विस प्लस ई डिस्ट्रिक्ट नाम सुने, ई डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने। इस क्या काम है इसका, बताइए। यस सर, भूमि से रिलेटेड है सर। हाँ, जैसे जितना जन्म प्रमाण पत्र होगा, जितना आपको जाति प्रमाण पत्र होगा, जितना आपको निवास प्रमाण पत्र, सर्विस प्लस से ही दिया जाएगा। ऑनलाइन घर बैठे नागरिकों को सेवाएं दे देनी, घर बैठे। दिल्ली सरकार एक स्लोगन लाई थी, सेवाएं आपके द्वार तक, है ना। झारखंड सरकार भी कुछ इसी यस प्रकार सर। की योजना। तो बिहार सरकार पीछे कैसे है? घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो ये सब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों चक्कर से राहत मिली, तो घर बैठे लोग बैठे सेवाएं दी जा रही है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। जन सेवा, इसी के तहत जन सेवा आया। जन सेवा केंद्र का नाम सुने हैं। तो इसने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच स्थापित, जो जैसे छोटे छोटे देखते होंगे, आधार कार्ड बनाने का एक शॉप दे दिया गया खोलने का। हालांकि ये केंद्र की योजना पर इम्प्लीमेंट तो बिहार सरकार ही कर रही है ना, तो इसको प्राथमिक तौर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का जन केंद्र के तौर पर विकसित किया गया। फिर डिजिटल विभाजन जो हो रहे थे उससे कम हो पाए, तो ये सब आप लिख सकते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए DBT योजना लाया गया जन सेवा केंद्र के तौर पर। यहाँ नीचे लिखे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखे हुए थे, सॉरी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का मॉडल अपनाया गया जन सेवा केंद्र के तौर पर। शहरों के लिए वार्ड कॉन्सेप्ट लाया गया और ग्रामीणों में पंचायत स्तर पर लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम क्या डिजिटल जो विभाजन है उसको कम कर पाए और जो सेवाएं सरकार दे रही है ना वहां पहुंच स्थापित कर दे।
अब आर्थिक गतिविधियां जोड़ दिया गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो चीजें प्राथमिक स्तर पर जाके पोस्ट ऑफिस में लोग खोलते थे, तो उसके लिए जन सेवा केंद्र के तौर पर जन सेवा और भी चीजें सहायता देती है, जिस प्रकार सरकारी योजना बिहार सरकार उसको आवंटित करे, तो इस तरीके से चीजें कर सकते। डीबीटी योजना के तहत योजनाओं को पैसे सीधे दिया जाना, तो बिना डीबीटी सामाजिक सुरक्षा जितनी योजनाएं हैं, आर्थिक सहयोग है डीबीटी के माध्यम से, तो बिहार सरकार भी इसमें पीछे नहीं रहती। ये लिख देना वहां पर है, हालांकि ये केंद्र की योजना है, तो क्या बिहार में यूज नहीं हो रहा है? तो आप इसको यस लिखिए। सर। और फिर शिकायत, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र के तौर पर पब्लिक ग्रीवांस जो रेजिडेंस सिस्टम है, जिसको PGRS कहते हैं, इसका नाम सुने आप लोग? यस सर। पब्लिक पब्लिक ग्रीवांस, जो भी विवाद हो उसको सुलझाने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम सिस्टम है। तो ये आप इसका नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद RTPCS है, RTPS है। फिर उसके बाद आर्टिफिस एक्ट 2000 कितना 15 है ना, ये काम करता है, प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। तो ई गवर्नेंस के बिना ये हो पाएगा? तो ये सब चीजें एग्जाम्पल के। तो RTI की बात करते हैं तो जानकारी पोर्टल का नाम सुने हैं? यस सर। जानकारी पोर्टल, जानकारी पोर्टल और IVR प्रणाली नाम सुने हैं? IVR प्रणाली, जहां पर ये श्रेष्ठ ई गवर्नेंस पहल को स्थापित करता है। इसके चर्चा राष्ट्रीय स्तर कई दफा हुआ है। जो RTPC की बात हम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और जानकारी पोर्टल की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा कि बिहार का RTPS जन सेवा केंद्र जो वितरण केंद्र प्रणाली है, कि निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध करा देना, ये बहुत से राज्य ने बिहार से सीखा है। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। फिर आप सूचना का अधिकार, ये हो गया। भूमि विवाद के लिए भी हाल ही में कौन कौन सी योजना लाई गई, बताइए कोई? भूमि समाधान पोर्टल है, भू संविधान पोर्टल, यस सर। दाखिल खारिज से संबंधित। समाधान पोर्टल है, समाधान पोर्टल है। फिर उसके बाद भूमि अंकेक्षण नाम है, भूमि अंकेक्षण। फिर उसके बाद एक और होगा, भूलंगन, इस तरीके कुछ नाम होगा, बस जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे रिकॉल हो रहा है भूलंगन शायद। एक बार ये सब तीनों योजनाएं काम कर रहा है, जहां पर भूमि राजस्व में जो भी इश्यूज हो रहे हैं सरकार नागरिकों को, वो घर बैठे करवा ले रहा है लोग। तो एक निर्धारित समय पर जाकर अपने पंचायतों पर करा रहा है। अभी महाअभियान चलाया गया। तो इस तरीके के ई पोर्टल के माध्यम से, ई गवर्नेंस तकनीक के माध्यम किए बिना, सुधार किए बिना प्राप्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अभी वित्तीय प्रशासनिक सुधार के लिए क्या क्या कर रहा है भाई? तो अभी नाम सुनेंगे, ई जो प्रोक्यूरमेंट है, ई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाया है बिहार सरकार। ट्रेजरी मैनेजमेंट लाया है। ट्रेजरी समझ रहे क्या होता है? यस सर। क्या होता है बोलिए? ट्रेजरी सर, जैसे कैसे बताएं सर, जैसे हम लोग का सर पेमेंट वेमेंट बनता है ना सर, हाँ, तो वेरी गुड। ट्रेजरी पेमेंट में। जहाँ से रिले करा सरकारी अधिकारियों को, यस तो सर। वहाँ बहुत पहले दिक्कत होता था। आज से 10-15 साल अगर मैं बात करूँ, मैं जब काम करता था कहीं पर, तो पैसे के फंडिंग लेने के लिए सबसे बड़ा इशू होता था सर। लोगों को 31, अभी 31 क्लोजिंग मार्च आप लोग का चल रहा होगा ना? यस सर। तो जब ट्रेजरी कॉन्सेप्ट था ऑफलाइन, तो जो अधिकारी गण होते थे, कर्मचारी गण होते थे, जिसमें ब्लॉक में बोलते हैं, जिनको बड़ा बाबू और नाजिर बोलते हैं, उनका पसीना उतर रहता था ट्रेजरी में सारे लोगों का बिल पास कराने के लिए। नहीं पास होगा, उसको वेतन कैसे मिलेगा, उसके विभाग को पैसे कैसे मिलेगा? तो बहुत से दावपेच खेले जाते थे यहाँ। तो विभाग को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए, वित्तीय रूप से संगठित करने के लिए ट्रेजरी में ई गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। आप मूवी एक देखे होंगे, इस मूवी में बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, OTT पर एक महारानी नाम का कोई वेब सीरीज आया सीरीज। है, वेब सीरीज महारानी नाम का। यस सर, यस सर, यस सर। उसमें एक ट्रेजरी को दे लेकर बोला था, ट्रेजरी तो है, ट्रेजरी के पास पैसे हैं, पर ट्रेजरी के पास पैसे कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। ये लाइन यूज किया गया था। तो यही था प्रॉब्लम। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई कनेक्टिविटी के माध्यम से क्या किया गया, किस ट्रेजरी के पास कितने पैसे हैं, कितना रियल टाइम पर हो पा रहा है, सारी चीजें का आकलन कर पाता है। जिसको जितना है वो अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल नंबर से वो सारी चीजें दे पाएगा। नहीं तो पहले जो जितना संबंध जितना बेहतर होता था, उसका बिल पहले पास होता था। जिस ब्लॉक का मान लीजिए मेरा संबंध बेहतर होगा, तो हम बिल पहले पास करा लेंगे। जो नहीं संबंध बेहतर होगा, वो लटका के रखेगा, तो उसके पास पैसा ही नहीं गया उस जिले को।
तो क्या होता था कि कार्य बाधित होता था। तो ये ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक किया, ये सब प्रशासनिक वित्तीय प्रशासन को लेकर सिंगल विंडो क्लियरेंस कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके लिए आप सुने होंगे उद्योग क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सब कॉन्सेप्ट लाए गए। तो ये सब यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के लिए तो ये भरा पड़ा। नीतीश ऐप है, और भी आप लोग नाम सुने होंगे नीतीश ऐप के अतिरिक्त भी बहुत सा मोबाइल ऐप। फिर मोबाइल पर आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट जितने भी मोबाइल ऐप तो बना के लोग ऐप और जो पोर्टल है दे रहे हैं, मोबाइल पर लोग यूज कर ले रहे हैं। तो ई मोबाइल गवर्नमेंट से ला दिया गया। संस्थागत ढांचा विस्तार में आप लोग सुने होंगे DEGS का नाम सुने हैं, DEGS डायरेक्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम सुने हैं। अब इतना हम बता देंगे तो बोलिएगा सर कहाँ से हम लोग याद करेंगे। वही हंसे हैं, कौन हंस रहे हैं? ये सब आप लोग नहीं पढ़े हैं? कोई बात नहीं, बस रिवीजन कर लेना कुछ कुछ। साइंस टेक में थोड़ा सा भार है, परेशानी है साइंस टेक में, और एक जगह इसमें दिक्कत होगा इकोनॉमी में कहाँ दिक्कत होगा, जहाँ पर डाटा फेंक जाता है। उसके बाद तो सब तो पढ़ना है, रटना है, लिख के आ जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ होगा, इसलिए तो पहले कर दिए कि मेहनत दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अभी बेलेटोन कॉन्सेप्ट है, बेलेटोन का नाम सुने हैं? यस सर। ये सब क्या कर रहा है कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी तंत्र को विकसित कर पा रहा है। इतना ये सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के इतना काम अभी फिलहाल कर रही है। और भी कुछ कुछ होगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बहुत कुछ है। इतना लिख दीजिएगा तो समझ रहे हैं। अब इसकी उपलब्धि क्या होगी, इसकी उपलब्धि क्या हुआ, ये सब हम कर लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या इससे लाभ क्या हुआ बताइए। इतना ई गवर्नेंस करवाने के बाद सरकार को लाभ क्या हुआ, या हमको लाभ क्या हुआ, उपभोक्ताओं को? सरकार के लाभ के रूप में सर लागत में कमी आई सर। सरकार और नागरिक को क्या क्या लाभ हो बताइए। सरकार का खर्च बचा सर। वेरी गुड। सेवा की आपूर्ति बेहतर हुई, ठीक है ना, आपूर्ति बेहतर हुई। भ्रष्टाचार कम हुए। तीसरा, अनियमितताएं जो होती थी वो कम हुई। फिर सरकार की है ना साख बढ़ी। तभी तो अभी नीतीश जी जा रहे हैं तो बहुत से लोग रो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। समझ रहे हैं बेहतर बात निगरानी को? सर, बेहतर सर निगरानी होगा सर। कुछ कुछ घड़ियाली आंसू भी है सर। अरे छोड़िए, वो सब अलग बात है। रो रहा है ना, कुछ कुछ महिलाओं को लेकर, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं, महिलाओं को लेकर नीतीश जो नेता लोग कर रहा है सर। नेता लोग तो मर लो, क्या हम बोलेंगे, छोड़िए, नहीं तो लोग कोई वायरल कर देंगे इधर उधर तो दिक्कत हो जाए। समझ जाइए दिल का फीलिंग। सब दुनिया नीतीश में है कुमार ना, सर या बिहार के विकास में बहुत योगदान रहा उनका जो बात। महिलाओं के योगदान में, महिलाओं के उत्थान के योगदान में निसंदेह जब भी इतिहास लिखा जाएगा नीतीश जी प्रथम पंक्ति में होंगे। यस सर। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सब बिना चीजें प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नहीं हो पाती है। तो ये सब चीजें लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब नागरिकों को क्या लाभ हुआ? नागरिक को सर ऑफिस बेहतर सेवा मिलेगा सर। बेहतर सेवा की आपूर्ति तो बेहतर होती है। में पहुंच बढ़ी। बहुत अच्छा, यानी पहुंच आसान हुआ, सेवाओं तक पहुंच आसान हो गया इसको। दूसरा कि रियल टाइम सॉल्यूशन इसको मिलने लगा, रियल टाइम सॉल्यूशन मिलने लगा। तीसरा आपको क्या हुआ लाभ कि लोकतंत्र को लोग महसूस करने लगा, लोकतंत्र और सरकारी तंत्र को महसूस करने लगा। महसूस करना मतलब पॉजिटिव महसूस कर रहा था कि हाँ भाई, पहले तो लोकतंत्र हमको दिखता था पर वो हमारे लिए काम नहीं करता था। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप दिल्ली में रहिए या वाशिंगटन DC में रहिए, अगर जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है बिहार से, आप मान लीजिए जरूरत पड़ गया तो कहीं से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं ना, डाटा फैक्ट देना है। तो ये सुविधाएं हुआ ना कि हमको आसान एक्सेसिबिलिटी मिल गया। तो ये सब चीजें। फिर तीसरा है कि वस्तुओं के मूल्य में कमी भी आई, लागत लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुआ तो वस्तुओं के मूल्य में कमी आई। इस तरीके से लोग लाभ, हालांकि ये भारतीय संदर्भ में चीजें बदलती हैं,
ठीक है ना। पर कुल मिलाकर बात तो हम ये कह ही सकते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में कमी है, सेवा आपूर्ति अधिक हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हुआ, तो क्या उसको बोलते हैं, आवाजाही को क्या बोलते हैं, आने जाने को, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ ट्रांसपोर्टेशन हमारा बेहतर हो गया। अब लोग आसानी से कहीं जा सकते हैं, नहीं तो बिहार, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाने में पसीना उतर जाता था लोगों को, अगर गांधी से तो जाम लग जाता। तो अभी नहीं ना, 5-5 वो बन गया, कहीं से निकल जाइए जाके, और भी बन रहे हैं, तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला, जनता को लाभ मिला, ये सब चीजें लिख सकते हैं। अब है कि चुनौती इसका क्या होगा, चुनौतियां क्या होगी बताइए कोई। डिजिटल एक तो सर डिवाइस। डिजिटल डिवाइड है सर सबसे पहले। बहुत अच्छा, डिजिटल कमी है, डिजिटल साक्षरता की कमी है। डिजिटल लिटरेसी की यस कमी है सर। हाँ वेरी गुड, साक्षरता की कमी है। और क्या है, सर डेटा सुरक्षा का भी खतरा है वेरी सर। गुड, साइबर साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा के खतरे हैं। या वो जो आप बोल रहे हो वो भी लिख सकते हैं, तकनीकी अवसंरचना का कमी है, यस सर, तकनीकी अवसंरचना का तकनीकी अभाव है। संरचना का ये कमी भी है। तो लिख ये सब सकते हैं चीजें सर। लिख के, ये ये सब लिख लिख के सकते हैं आप सर जो क्या बोले। जो अधिक पुराने अधिकारी हैं सर, उसको एक्सेप्टेंस करने में उनको टाइम लगता है सर। हाँ वो सब आगे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से दीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट आप लोग, बाढ़ और बाढ़ में इसे मिटा दें, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा वहां से। चलिए ये क्वेश्चन जो 3 नंबर है, इसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। बाढ़ वो अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में बिहार सोचिए, प्रदेश के आधारित समाधानों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करें। यस सर। बोलते जाइए, फटाफट बोलिए। क्लास में कुछ सीखने को अलग मिलता है कि नहीं आप लोगों को, यस सर। मिलता एंगल है। सर आपका जो है ना सर, बहुत वाइड एंगल कवर करते हैं आप सर। वाइड एंगल कवर करते हैं, पर कुछ बहुत कुछ लोग वाइड बोलते एंगल हैं का हमको। मतलब। अच्छी बात है, चलिए लाभ हो जाए, नजरिया सिलेक्शन हो सर जाए। देखने का, चीजों को देखने का सर काफी अलग है सर। इंटरव्यू में भी वो चीज देखने को मिला सर, इंटरव्यू मिला अनएक्सपेक्टेड। था। चलिए और अच्छा दूसरा बात सर है। पता है, सबसे ज्यादा हमको लगता है कि ये जो सेशन करवा रहे हैं सर, इसमें से बहुत सारा मतलब इस तरह का क्वेश्चन बार बार मतलब इंटरव्यू में पूछा जा रहा है सर, अभी भी पूछा ही रेगुलर। जाता है। रेगुलर पूछा जा रहा हाँ, है कि बिहार में जैसे सर तकनीकी अवसंरचना को लेकर के या तकनीकी विकास को लेकर के या एआई को लेकर के सीधे पूछ रहे हैं कि बिहार में बताइए एआई का क्या यूज है, कहाँ यूज करिएगा आप, आईओटी का कहाँ यूज करिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का कहाँ यूज करिएगा, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा सर इंटरव्यू का अनुभव लगा सर, जैसे लगता है जीके का क्लास हो गया सर। तो आपको तो पहले ही हम बोले थे कि आपसे बिना आपका मैं जॉब छोड़े हुए आपको भागेगा ही नहीं लोग। एक अच्छा चीज हुआ सर कि वो इस पे डिस्कशन हुआ, कवर हम्म, सिस्टम कैसे वर्क करता है, बस उसी पे हुआ। एक और क्वेश्चन था कि बिहार में बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो बेसिक क्वेश्चन था सर। बाकी वही ओके। सब, मैथमेटिक्स में नोबेल किसको मिला है, नैरो गेज का कितना होता है डिस्टेंस, ब्रॉड गेज का कितना ये होता सब है। तो कितना बार उनसे पूछे, प्रतिमा जी से कितनी बार ये सब क्वेश्चन हम लोग पूछे थे, आप लोग तो लाइव सुनते ही होंगे ना। यस सर। नैरो गेज, ये नैरो गेज और ये सब क्या है, फिर सुरक्षा कवच क्या है, अरे क्वेश्चन वही सब रहता है, बस बोलने का है ना, कॉन्फिडेंट चाहिए और कुछ नहीं। चलिए अच्छी बात है, उम्मीद करेंगे फिर से जो अभी नए बच्चे हैं उन लोग का भी सिलेक्शन हो, अच्छे से इंटरव्यू दें, और आप लोग इसी बार निकल के भाग्य सीट खाली कीजिए, अगला बार नहीं आइएगा सीट मारने लोगों का, बहुत ठीक है सारे ना। सर सिलेक्टेड लोग तो इंटरव्यू दे रहे हैं सर, एक मेरे साथ में तो हाँ होते हैं 11% लोग जो अपग्रेड करते हैं लोग। चलिए चलिए बात करते हैं फिर। चलिए यहाँ बताइए कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में बिहार सरकार प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करें, इसका प्रश्न भी आप लोग लिखिएगा। चलिए बताइए क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। एक तो यस सर सर। दो तीन एक तो सर डैम का निर्माण हो रहा है सर, हाँ, जो भी डैम का निर्माण हुआ है सर, उसके बाद नदी जोड़ो हाँ, परियोजना है सर, ओके। उसके बाद सर ड्रोन तकनीकी का ड्रोन तकनीकी की मदद से सर नदियों के ऊपर में जो मतलब पानी का जो सर स्तर बढ़ रहा है उसका निगरानी कर सकते हैं सर। सर उसमें एआई का चलिए भी इंस्टॉलेशन हुआ है सर, जो डैम है उसमें सर एआई का इंस्टॉलेशन के द्वारा खतरे का निशान है, कितना कब बाढ़ आ सकता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है सर उसके थ्रू। और और कुछ स्पेशल बताइए। देखिए हमको है ना नंबर अधिक चाहिए भाई, तो नंबर अधिक चाहने वाला चीज बताइए हमको।
जो सर ये है ना नदी कि का 15 और 16 वाला नंबर हमको मत बताइए, ना तो फिर दिक्कत होने लगेगा। यहाँ आप कोशिश कीजिए कि हमको 22-24 वाला इस सीरीज में जाए, और ये सब लिखिएगा तो 22 और 24 जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं ना कहीं से, तो वो लोग के द्वारा यही बात बोला जाए, बच्चों के कॉपियों में वो चीज होती ही नहीं जिससे नंबर दिया जाए। यस सर। तो आप वो चीज लिखिए जिससे नंबर मिले। 25 भी जाएगा आपको। जो जो लॉन्ग क्वेश्चन है साइंस टे का कितना का रहता है? 36 नंबर से। 36 नंबर का। तो 36 नंबर में 25 तक जा सकता है। अगर बहुत अच्छा लिख दिए, और भी डाटा फैक्ट और भी चीजें जो रियल टाइम पर जो चीजें यूज हो रही है, अपडेट है, लिखिए तो ये संख्या और भी बढ़ सकता है। और हिंदी इंग्लिश कोई अंतर नहीं होता है, बस आप डाटा सही नहीं दे पाते हैं, फ्रेमिंग सही नहीं कर पाते हैं, हायरार्की ठीक नहीं कर पाते, जिसके कारण नंबर कम मिलते हैं। पर लिख तो सब आते हैं। अब सोच के देखिए, जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, टॉपर को 16 नंबर मिल रहा है, तो डूब के मर जाना चाहिए। हालांकि वो टॉपर हो जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी में 50% भी नंबर नहीं आ रहा है, 48 और 49 पर टॉपर बन जा रहे हैं देश का। तो सोच के देखिए, हमारे ग्रेजुएशन में अगर 48 नंबर लाइए कहाँ रहिएगा। हालांकि ये दो राय एकेडमिक समझिएगा का कि सर, है एकेडमिक क्या। का अलग है सर, एकेडमिक का हाँ, थोड़ा नहीं सा अलग है सर उसका। नहीं, यहाँ भी चीजें हैं। यहाँ पे इतना लोग छितरा गया है ना, इतनी चीजों को सोचना शुरू करता है, जो मेन चीजें वो लिख ही नहीं पाता। अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएंगे आपको क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आप सोच के देखिए, नंबर अधिक लाना है तो दो ही तरीका हो सकता है। टू दी पॉइंट जो पूछ रहा है उसके सबसे नवीनतम चीजों को लिख दीजिए, और कुछ अलग ऐसा दीजिए जिससे उसको सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई ये भी चीजें हैं। तो वो डाटा फैक्ट चेक करवाएगा, भाई ये निकालो, ये बच्चा लिखा है, मान लीजिए प्रोफेसर आप हैं, ठीक है ना, और कुछ चीजें अच्छा लिख दिए हैं, तो आप क्या ऐसे ही चेक करके चले जाइएगा कॉपी? आपको पता होगा तभी ना कॉपी चेक कीजिएगा। और मान लीजिए वो गलत चेक कर दिया, तो फिर तो आप कॉपी लेके स्कॉट पहुंच जाइएगा। तो उसको डर नहीं है अपना नौकरी का। तो वो अगर अलग चीज लिख रहे हैं तो वो डाटा फैक्ट चेक करेगा, और कहीं मिल गया वो डाटा फैक्ट सही, तो आपको भर भर के नंबर देगा बच्चा, वो जो कॉपी रिव्यू करेंगे आपका। तो ये चीज को सोच के देखिए कि हाँ, हम कैसे इसको ठीक करें। तो ठीक करने के लिए देखिए, दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को जब लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले तो शीर्षक अलग करने के लिए बोलते हैं, शीर्षक को अलग कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पूर्वानुमान तकनीक जो हमारा है, पूर्वानुमान आधारित जो आपदा है, जो भी होगा हम उसकी बात कर लेंगे, आधारित आपदा है, आपदा प्रबंधन है, उसमें हम ठीक करेंगे। एक हो गया। दूसरा हम ठीक करेंगे, क्या करेंगे आपदा के कि दौरान। रिमोट सेंसिंग जो हमारा है, रिमोट सेंसिंग सेंसिंग जो हमारा है तकनीक है, जिसमें हम सैटेलाइट तकनीक, जीआईएस तकनीक सब यूज करते हैं। जीआईएस और सैटेलाइट करते हैं ना। जैसा तो ये सब हम इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर क्या क्या भाई है, क्या होता है। फिर रियल टाइम की बात करेंगे। रियल टाइम जो घटना घटती है, डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, आईओटी कैसे हम करते हैं, आईओटी का हम कैसे उपयोग करते हैं, आधारित निगरानी तंत्र क्या है, ये सब बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे, ये चौथा नंबर, एआई डाटा, एआई की बात करते हैं, बिग डाटा की बात करते हैं। फिर डीप लर्निंग की बात करते हैं। डीप लर्निंग की बात करते हैं ना, तो ये सब पढ़िएगा कि यूजो करिएगा आप लोग। यहाँ पर का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन को ठीक करने के लिए, बाढ़ प्रबंधन को ठीक करने के लिए। फिर आपदा के बाद राहत पुनर्वास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आपदा के बाद जो भी आपदा आ जाए, उसके बाद राहत के लिए हम क्या कर रहे हैं। आपदा के बाद, आज बच्चियां सब नहीं है क्या, कुछ नहीं बोल रही हो लोग? है सर। हैं क्या रुचि जी, आप लोग तो बोलते थे, क्या हो गया, चुप हो गए? सर बोलेंगे। बोलेंगे, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। फिर छठा नंबर आप है बहुस्रोत डेटा समूह, मल्टी सोर्स इंटीग्रेशन का नाम सुने हैं, बिहार उपयोग कर रहा है। सोर्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है, मानी आपदा कुछ भी आ जाए, बाढ़ ही नहीं, केवल आपदा कुछ भी आ जाए। फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर वर्तमान में जो चीजें अपडेट हुई, उसके हम सब चीजों को देख लेंगे। ये 6 पार्ट में आप इसको अलग कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि पूर्वानुमान आपदा प्रबंधन के लिए क्या कर रहा है सरकार, बता सकते हैं?
सर एक तो सर मोबाइल एप्लीकेशन पे जो सर SMS के द्वारा सर पहले ही बता दिया जाए। और कुछ है? बाढ़ की बात हुई तो बाढ़ में हम बात कर लेंगे, चलिए। तो सबसे पहले तो नाम सुनिए, एक दो का नाम जरूर याद रखिए। FMIS का नाम याद रखिए, और दूसरा FMICS का नाम याद रखिए। क्या है दोनों, बता सकेंगे कोई? ये है फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये नहीं रहेगा तो बिहार में हम कंट्रोल चीजें नहीं समझ पाएंगे। अब ये है फ्लड मैनेजमेंट जो इम्प्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर्स है, इम्प्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर्स है, जिसको हम लोग करते हैं। अब ये क्या करता है कि ये करता दोनों मिलके है, दोनों सिस्टम मिलके काम क्या करता है कि 72 घंटा पहले तक हमें सूचनाएं दे देगा कि जल स्तर का पूर्वानुमान कैसा है। जहां भी हम लोग जल स्तर पूर्वानुमान तकनीक लगा रखे हैं ना, पूर्वानुमान, तो 72 घंटे पहले दे देगा, तो हम आपदा पूर्व की जो सुविधाएं हैं उसको कर पाएंगे। वो बाढ़ में रहे या जिस तरीके बाढ़ आने की समस्याओं को लेकर, जैसे बैराज बहुत बनाए गए हैं ना, नेपाल से आने वाले बैराज बनाए गए, तो वहाँ सारी जगह ये फिट है। वहीं वर्षा और नदी डेटा समकिंग करता है कि बारिश अधिक अधिक हो जाए तो ये एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा। तो 72 घंटा पहले अति बारिश होने लगा, एक सैटेलाइट कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसके माध्यम से सब चीजें आसानी से देख पाते हैं। तो डाटा को कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, यही दो चीजें मिलकर करता है, एक फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेंट सपोर्ट सिस्टम और एक फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। दोनों मिलकर काम करेगा। इसका नाम लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग से एक इंटरव्यू में पूछता है, बाबू और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, तो आप लोग इसका नाम लीजिएगा तब ना कि बिहार में कैसे हम पूर्वानुमान साइंस आपदाओं से निपटने के लिए कैसे प्रौद्योगिकी का यूज करेंगे। फिर आप सुने होंगे 24-25 के दरमियान AIML आधारित बाढ़ पूर्वानुमान लगाया गया है। AI और मशीन लर्निंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित पूर्वानुमान लगाया गया बाढ़ का, जिसमें हम लोग CWC का पहल देखते हैं। जो सेंट्रल जो वेदर कंट्रोल यूनिट्स है उसकी जो पहल है वो बिहार सरकार में यूज की जाती है। तो बिहार में बाढ़ पूर्वानुमान को लगाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के निपटने के लिए AIML मशीन लर्निंग और AI दोनों तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अब रिमोट सेंसिंग में याद रखिएगा आप, जो इंडोनेशियन मैपिंग का नाम सुने हैं? उपग्रह आधारित जो मैपिंग कराया जाता है, यस सर। मैपिंग, ये बिहार सरकार अपने जगह यूज करे रिमोट सेंसिंग में, जिसमें लोग करते हैं। इसके लिए सर एक उपग्रह है कार्टो सेट करके। हाँ, कार्टो सेट, तो वो सब यूज करता है, तो वो सब लिख सकते हैं। फिर आपको एक नाम याद रखना है इसका। एक ये हो गया, एक नाम सुनिएगा, रडार सेट का नाम सुने हैं? यस लैंड सेट का नाम सुने हैं? यस सर। ये सब का नाम लिख देना है। इससे जैसे उपग्रह से ना क्या करता है, ये दोनों उपग्रह से मिलकर बाढ़ के फैलाव कैसे बढ़ रहे हैं, फैलाव का सटीक मानचित्रण करता है। तभी तो कोसी का, अभी जितना पहले कोसी में बाढ़ आया करता था, जो उसके कटाव हुआ करता था, वो कम देखने को मिला, क्योंकि पहले पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि इस बार नदी किस तरीके से वो अपने धारा को परिवर्तित करे। हालांकि उस स्तर पर अभी नहीं हो पा रहा, पर ये शुरुआती दौर में कुछ तो कमी लाया है। पहले मान लीजिए 80% प्रभाव करता था, अब है कि 60% प्रभाव छोड़ा, तो 20% हमने कमी किया ना जी। तो ये रडार सेट और लैंड सेट से ही हो पा रहा है। तो ये दोनों लिखिएगा रिमोट सेंसिंग कंट्रोल को, तो नंबर भर भर के मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि राहत कार्यों को और वैज्ञानिक नियोजन मिल पाता है, संसाधनों का बेहतर आवंटन हम कर पा रहे हैं, सरकार को अतिरिक्त पैसे खर्च करने नहीं पड़ पा रहे हैं, बहुत से पैसे जो बर्बाद हो जाते हैं उसको बचा पा रहे हैं। तो ये बाढ़ के फैलाव, बिहार में बाढ़ का फैलाव किस रूप से हो रहा है, उसकी प्रकृति कैसी, उसका वो किस रूप से प्रभावित करेगा बसावटों को, वो निर्धारित करवा पाता है। तो आप इसको लिखिए, रडार सेट और लैंड सेट को। क्लियर है? अब रियल टाइम डेटा और IoT का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे नदी जल स्तर, जितने कैनाल का नाम सुने होंगे बिहार में, जितने कैनाल है, नदी जल स्तर के निगरानी के लिए चीजें की जाती है। फिर वर्षा हो, बांध हो, वहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो रियल टाइम डेटा को एनालिसिस किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो एक नाम सुनिएगा, इसका नाम सुने हैं? SCADA और सेंसर नेटवर्क, नाम सुने? सेंसर नेटवर्क।
लग रहा है सब हमें पढ़ना पड़ेगा। सर नहीं सुने हैं, कैसे बताएंगे? अब हम कैसे आप लोग को हम बताएं। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कुछ कुछ चीजें। ध्यान रखिए ये सब है ना, लिख लीजिएगा। ये सब अगर डाटा डाल देते हैं ना, ये सब चीजें एग्जाम्पल पर अपने उत्तर में अगर कहीं कहीं डाल दीजिए ना, तो गदगद हो जाए कॉपी चेक करने वाला कि हाँ इस बच्चे को ना ये चीज पता है कि हमको यूज कहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए कि जब हम बात करते हैं देश की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, ठीक है ना, तो चौराहे पर जो बैठा आदमी है चौराहा पर, वो भी बता पाएगा क्या है। जो अनपढ़ थोड़ा सा शिक्षित है, अनपढ़ है थोड़ा शिक्षित भी है, और क्या कहते हैं कि थोड़ी शिक्षित शिक्षित भी है, और थोड़ा उतना बेसिक ज्ञान रखता है जिसमें कुछ बातें वो बोल सकता है। एक होता है छात्र, जो लोग रहते हैं बुद्धिजीवी, जो वर्ग होते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, और एक होते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ होते हैं, तो ये तीनों का अंतर होता है ना जवाबों में। कभी किसी विशेष सरकार को कभी लेना होगा राय, तो किससे लेगा? इससे न लेगा। अगर टीवी डिबेट में बुलाना है तो इस सबको बुलाएगा। इन दोनों की कभी पूछा है? पर नॉलेज तो इन लोगों के पास भी है किसी चीज को लेकर। वही अंतर समझिएगा। आप विशेषज्ञ के तौर पर कॉपी लिखिएगा ना, तो सामने वाले को ऐसा ऐसा चीज लिखिए ना कि वो समझ में आ जाए ना, इसको पता हर चीज इस टॉपिक में क्या क्या हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो आप उस तरीके का कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करने की कोशिश कीजिए। वो साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, जहाँ से नंबर ज्यादा उठते हैं। अब हिस्ट्री में कैसे उठाइएगा? हिस्ट्री में तो वही सब चीजें हैं जो औसतन नंबर आपको दिलाएं। पॉलिटी में उठा सकते हैं, आईआर में उठा सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट। तो सारा का रिवीजन अच्छे से करा देंगे। जो जो डाटा देते हैं अच्छे से लिख लीजिएगा, 1 घंटा समय निकाल के उसको कवर कीजिएगा, ठीक है ना? हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। हाँ चलिए। डाटा एक इक्वेरेसी इक्वे अब इसको हम ये बोलते हैं, जिसको हम लोग को ये समझना होगा कि हाँ ये काम कैसे करता है। तो देखिए जितना भी हम लोग औद्योगिक प्रक्रियाओं से दूर निगरानी तंत्र विकसित करते हैं ना, सेंसर नेटवर्क इस माध्यम से बिहार में जितने भी आपदा आ रहा है उसके लिए पीएलसी और आरटीएस प्रोसेसर यह कर रहा है, जिसमें मानव मशीन इंटरफेस की जानकारी देता है। ये क्या करता है? मानव मानव मशीन इंटरफेस। आप लोग HMI का नाम सुने होंगे, कभी पढ़े होंगे कहीं, इंटरफेस। ये क्या कर रहा है ना कि डाटा को है ना मानव के जैसे तकनीक के साथ यह आकलन कर रहा है, जिसमें AI अभी और भी इसको मजबूत कर दिया है, जिसमें ना कम समय में अधिक बुनियादी डाटाओं को खोज कर ले रहा है। तो भाई बाढ़ क्यों आ रहा है? तो बाढ़ केवल इसलिए नहीं आ रहा है कि केवल नेपाल से पानी आ रहा है या प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, इसलिए नहीं आ रहा कि मानव बिहेव कैसे चेंज किया अपने वर्षों के बिहेव में। ये डाटा एनालिसिस ये कर देता है, जिसके कारण से ना और भी हम रियल टाइम डाटा को ना चेक कर पाते, सुन पाते, समझ पाते हैं। तो प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी होता है। तो सामाजिक योजनाएं हम जल्दी ले पाते हैं किसी क्षेत्र को लेकर। फिर आकस्मिक जोखिम कमी हुई है ताकि इसके डाटा एनालिसिस बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है। इसलिए प्रशासन की दक्षता इसने बढ़ा दिया है। पहले जो था प्रशासन की दक्षता इसने बढ़ा दिया, तो प्रशासन अब लग रहा है कि हाँ काम कर रहा है। तो भाई ये काम प्रशासन तो कर ही रहा है अपने एफर्ट के आधार पर ये अगर टेक्निक ये सब नहीं रहे ना, तो वो बेहतर काम नहीं कर पाएगा, सर्वोत्तम काम नहीं कर पाती। ये सब चीजें आप जरूर लिखिए। अब AI बिग डाटा डीप लर्निंग का उपयोग कर रहा है। तो अब जैसे कोसी बेसिन में हम बहुत उपयोग कर रहे हैं इसका, कोसी बेसिन को लेकर। तो ज्यादा दूर नहीं जाइएगा, आज से 7 8 10 साल पहले के कोसी में जो बाढ़ आ रही थी उसकी प्रवृत्ति, और वर्तमान में जो कोसी में बाढ़ आ रही उसकी प्रवृत्ति को देखिएगा, तो AI डाटा, बिग डाटा, डीप लर्निंग जैसे आंकड़ों का संग्रह करा, जिसके आधार पर जोखिम क्षेत्रों की पहचान पहले हम लोग कर ले रहे हैं। जोखिम क्षेत्रों की पहचान, तो हम आपदा में क्या पढ़े हैं कि जो आपदा आएगा उससे पहले हमको क्या करना, ठीक कर लेना सारी चीजों को। बाढ़ के फैलाव को हम ठीक देख पा रहे हैं, बाढ़ के फैलाव को।
फैलाव कैसा हो रहा है उसको हम ठीक कर ले रहे। तो ये कहाँ से हो पा रहा है, बाढ़ के फैलाव का कौन सा सेट हम बोले, रडार सेट और लैंड सेट। तो ये सब चीजें हो रही जिससे फसल क्षति जो होगी उसका हम आकलन कर पा रहे, फसल क्षति। तो ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। उसके बाद डीप लर्निंग हम क्या करें, फसल की क्षति हो रही है इसके त्वरित आकलन कर पा रहे हैं, आकलन कर पा रहे हैं हम। पहले एक जियो मैपिंग करवा दी, इस क्षेत्र में कितना फसल बर्बाद हुआ है, 1 सेकंड में डाटा निकाल के वो दे दिया। पहले क्या होता था, पहले अधिकारी लोग जाते थे भाई, देखते थे खेत में क्या फसल हुआ नहीं हुआ, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ता था। अब ऐसा नहीं, फसल गिरा है, अब सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म आ गया, लोग दिखा भी देते, फोटो खींच के भेज देते हैं, अब बहुत सा चीज हो गया। तो ये सब राहत सामग्री वितरण में ये डेटा जो एआई बिग डेटा डीप लर्निंग है बहुत उपयोग कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो रिएक्टिव से प्रोटेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग कर पा रहे हैं। इस लाइन को जब एआई का प्रयोग करें तो ये लाइन जरूर लिखिएगा, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पहले से हम बढ़ पा रहे हैं पॉजिटिव में, किस तरीके से, प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट में हम कर पा रहे हैं। तो पहले क्या था, रिएक्टिव, हम देख के ना असहाय महसूस करते थे, हमारे पास पैसे भी हुआ करते थे, पैसे लेके मान लिया अधिकारी खड़े भी रहे ना, तो भाई वो सहयोग नहीं कर पाते क्योंकि इस पर डेटा ही नहीं था, कैसे हम इसको ठीक करें। बाढ़ कहाँ कहाँ तक आ गया वो आकलन करते, सर्वेक्षण करते थे, हवाई जहाज से घूमते थे। अभी देख रहे हैं कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हवाई जहाज से घूम के देखता है अभी इधर 2 4 5 सालों में? बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा ना। पहले अधिकारी लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बाढ़ का अनुमान लगा रहे, 2005 2010 के आसपास देखते होंगे आप ये सब चीज। अभी हो गया बहुत विरले आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा आपदा नहीं आ गया। पंजाब जो बाढ़ अभी हाल ही में आया था, एक भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या सॉरी वहां के मुख्यमंत्री या इस प्रकार की चीजें नहीं, उस लेवल पर सर्वे करना पड़ा, हवाई सर्वे करना पड़ा प्रशासनिक अधिकारियों का, ऐसा नहीं देखने को मिला। क्योंकि हम रिमोट सेंसिंग से और डाटा एनालिसिस, बाढ़ प्रबंधन से आपको ये सब चीजें रडार सेट लैंड सेट हम देख ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमारा प्रो हो गया। तो आप जब एआई बिग डाटा डीप लर्निंग की बात करें तो ये शब्द जरूर यूज कीजिएगा, तो ये चीजें और भी इफेक्टिव बना देगी। आपदा के बाद तो हम लोग ड्रोन तकनीक अब यूज करने लगे हैं, ड्रोन तकनीक यूज कर रहे हैं ना, सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं, सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं, ये सब चीजें लिख दीजिए। जो डाइट बेनिफिट है, अब डीबीटी जो योजना है इतना राहत का काम किया है कि भ्रष्टाचार को कम करने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये इसने पारदर्शिता और समयबद्धता को कम कर दिया, समय जो लगता था उसको कम कर दिया। तो ये इसमें जितना हम सूचना प्रौद्योगिकी और ये सब हम यूज करेंगे तो बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में राहत सबसे पहले पहुंचाना होता है। तो भाई हम अकाउंट में डाइट दे देंगे तो क्या होगा कि वो व्यक्ति अपना जरूरतमंद चीजें खरीद पाएगा, वो उसको भीड़ में लग के चूड़ा और गुड़ लाइन में लग के लेना होगा नहीं ना। अब पहले आज को सोचिए, 10 साल पहले की स्थिति आकलन कीजिए, अगर आप उस रीजन के बाढ़ क्षेत्र वाले रीजन के लोग रहे होंगे, बाढ़ आ जाता था तो पटरी के किनारे लोग है ना गंदगी में खड़ा होके ना, या तो सेन जो ऊपर के हवाई सर्वे में चूड़ा का बैग फेंक दिया जाता, वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ कैसे गिर रहा है, उसको लोग कैसे खा रहे हैं, कोई इसका वो थो नहीं था। अब हो गया डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेज दिया जा रहा है, लोकल बाजार जाके वो खरीद ले रहे हैं और राहत सामग्री तो दिया ही जा रहा है, पर उसकी तकनीक बदल गई है। तो ये सब आप लिखिएगा आपदा प्रो। तो डाटा बिना हम ई गवर्नमेंट्स को लाए ये सब कर पाते हैं, नहीं कर पाते। या हम जब हम इसकी बात करते हैं प्रौद्योगिकी को बेहतर नहीं करते तो बाहर में जो आपदाएं आ रही उसको ठीक नहीं कर पाते, ये सब चीज लिखना है। फिर उसके बाद इसका नाम सुने हैं, मल्टी सोर्सेज मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं कि आईएमडी का नाम सुने ना, मौसम डिपार्टमेंट जो हमारा है वो क्या कर रहा है, नेपाल से डेटा ले रहा है भाई, नेपाल में के वर्षा डेटा को लेता है, फिर नदी प्रवाह को लेता है, नदी प्रवाह कैसे जा रहा है, चीन से लेता है, चीन से भी कुछ डाटा लेता है, ताकि इधर बिहार वाले से रीजन की बात नहीं करेंगे, और भी राज्यों की हम लगे हाथ बात कर दे रहे हैं, ताकि कहीं लिखना हो तो लिख लीजिएगा। चीन से भी डाटा आईएमडी लेता है। तो बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी डाटा का संग्रह किया जा रहा है। तो बिहार में हम नेपाल से लेंगे तो जलाशयों का डेटा लेता है, कैसे प्रवाह, वहां के बैराज कैसे किस स्थिति में है, उसका जो पीक पॉइंट है रिक्स का, वो कब टूटेगा। तो ये सब डाटा हम इंटीग्रेटेड कर रहे हैं मल्टीपल सोर्स के साथ। अब भारत के अपने डाटा है, बिहार सरकार के अपने डाटा है, नेशनल इंटरनेशनल डाटा अपने हैं, तो सबको इंटीग्रेट करके मल्टीपल सोर्सेस को मिलाकर हम एक डाटा एनालिसिस DI AI कॉन्सेप्ट बिग डाटा डीप लर्निंग को लगाकर एक डाटा संग्रह कर पा रहे हैं, जिससे हम
MDM नाम सुने होंगे, जलवायु परिवर्तन के लिए MDMA नाम सुने? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मिल जाएगा। यस सर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सर। वेरी गुड। उसने क्या किया अभी हाल ही में, AI और सैटेलाइट, AI प्लस सैटेलाइट आधारित चेतावनी वाला जो चेतावनी प्रणाली को विकसित किया। अब आदमी को बैठ कर चेतावनी डाटा को संग्रह नहीं करना, डाटा को पढ़ना नहीं है, क्या करना है भाई, AI को लगा दिए, सैटेलाइट इमेज आया, AI अपने आधार पर डाटा को कलेक्ट किया और उसका जो रिजल्ट था आउटपुट घोषित कर दिया, उसको सभी जगह रियल टाइम पर ही अपडेट कर दिया। तो देखते होंगे तुरंत फेसबुक पर, तुरंत आपको ट्विटर पर, तुरंत आपको इंस्टाग्राम पर जो NDM है उसके साइट पर जाके देखिए, तुरंत चीजें प्रकाशित हो जा रही है। तो इससे जो व्यक्ति है उससे लाभ ले पा रहे हैं इन सब चीजों को आधार पर, तो ये सब चीजें लिख देनी है। और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या होगी बताइए, सकारात्मक पक्ष के तौर पर जब हम इस प्रश्न की कर रहे हैं कि प्रासंगिकता क्या है, संसाधनों की प्रासंगिकता, चलिए बताइए। हेलो, हैं कि सब निकल गए? यस सर, है ये। हाँ तो हाँ प्रासंगिकता सर। बताइए, तो बता ही सकते हैं ना प्रासंगिकता क्या है। अगर हम बाढ़ के क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, पूर्वानुमान करवा रहे हैं, साइंस टेक यूज कर रहे हैं, तकनीक यूज कर रहे हैं, तो उसकी प्रासंगिकता क्या होगा? यस सर, सबसे पहले तो सर जान माल की क्षति जो है सर वो बहुत कम होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद सर स्वास्थ्य सेवा पर सर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था सर उसमें कमी आएगी, लेकिन वेरी गुड, पॉइंट ओवरलेप हो गया। बोलते जाइए, और लोग बोलिए फटाफट। वेरी उसके गुड, बाद और सर कुछ? इसके जोखिम से बचने के लिए सर सरकार को बहुत धन व्यय करना पड़ता था सर, उसमें कमी आएगी। सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा सर। वेरी गुड। देखिए, जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम उत्पन्न हो रहा है ना, उसका हम निपटने में हमको मदद मिलेगा आपदा प्रबंधन के संदर्भ में। तो जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव पड़े उसके लिए आपको ये उत्तर प्राथमिकता बढ़ा देता है। हम बाढ़ को ही केवल क्यों देखेंगे, और भी आप प्राकृतिक आपदाओं को देख लेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि किया है। जितने साइंस टेक डेवलप होगा, जितना IoT आएगा, बिग डाटा एनालिसिस आएगा, AI कॉन्सेप्ट आएगा, उतना ही चीजें क्लियर होंगी। तो जो अनियमितताएं हो रही हैं वो पकड़ लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप वो रेस्टोरेंट वाला कहानी, बिरयानी रेस्टोरेंट का कहानी बता सकते हैं। वो यस सर। 80,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, 80 था ना, कितना था, वही 70,000 कि 80,000 करोड़ का वही टैक्स चोरी की? वही 70,000 करोड़ से। हाँ, 70,000 का टैक्स चोरी किया था। आप सोच के देखिए, वो मैनुअली चेक करता कितना साल लग जाता है या कितना महीना लग जाता है, हमको कितना रिसोर्स लगाना पड़ता है। तो आप जब AI तकनीक को यूज करेंगे, आप सूचना प्रौद्योगिकी का यूज करेंगे या सूचना प्रौद्योगिकी अन्य विकल्पों का यूज करेंगे, सबसे पहले तो यही होगा कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। और जितना जल्दी आपके पास डाटा होगा, उतना जल्दी आप है ना रिएक्ट कर पाइएगा समस्याओं के समाधान में। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, इसराइल की बात कर लीजिए। इसराइल और अमेरिका भले ही युद्ध कर रहा है, वो अलग बात है। वो क्यों जल्दी चीजें कर लेता है, समाधान ढूंढना शुरू कर, इसके लिए उसके डाटा, बिग डाटा उसके पास सबसे ज्यादा है। बिग डाटा ज्यादा है तो बिग एनालिसिस वो कर पाएगा, अधिक से अधिक लोगों का डाटा एनालिसिस कर पाएगा। तो समस्याओं के समाधान के लिए उतना जल्दी तीव्र रूप से वो कुछ नियम कानून बना पाएगा या उस तरीके का कुछ एक्टिविटी कर पाएगा। तो जिसके पास जितना डाटा उतना पारदर्शिता दक्षता आएगा, संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। पहले मान लीजिए 100 रुपया मिलता था तो हम लोग बहुत से तरीके में खर्च कर देते थे, लोगों तक है ना जिसको जिसको पैसा मिलना वो मिल ही नहीं पाता था। अब हमको खर्च कम हो गया है, तो सीधा 100 का 100 हम मिल दे पा रहे हैं, DBT के माध्यम से दे पा रहे हैं ना। तो ये सब चीजें ठीक होंगी। फिर जीवन और संपत्ति की हानि जो होती थी पहले, अब कम होगी। होगी तो जरूर, पर कम होगी, क्योंकि हम पहले ही पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि बाढ़ का कैसे, बाढ़ क्षेत्र कैसे, किस क्षेत्र और जाएगा, नदी की धारा किधर जा रही है, उसका प्रवाह क्षेत्र किधर जाएगा, तोड़ेगा किधर बांध, वो सारा एनालिसिस हो रहा है, डाटा उपग्रह से हम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम हमारी क्षति कम हो पाई। ये सब चीजें, चुनौतियां क्या कोई बताएंगे?
वही डिजिटल अवसंरचना की अभी भी कमी है, डेटा की गुणवत्ता, रियल टाइम जो साझाकरण है उसकी समस्या है। हम मुख्यालय में ही बात कर लेते हैं, पर मुख्यालय के अंदर जिला स्तर पर बात करें तो डाटा का इंटीग्रेशन सही नहीं है। अभी भी लोग उस तक सक्षम अधिकारी कर्मचारी अभी नियुक्ति नहीं हुई जो डाटा का जल्दी हम एनालिसिस करवाए। सुपर कंप्यूटर की हम बात कर लें तो बड़े बड़े संस्थानों में बिहार के पास सुपर कंप्यूटर नहीं के बराबर नहीं है। तो क्या होता है कि डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस के लिए हमको केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर मेरे पास सुपर कंप्यूटर होगा बिहार के पास तो डाटा एनालिसिस अपने तरीके से करेगा वो ना, या करवाएगा। तो वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके तकनीकी ज्ञान और मानव संसाधन की कमी है। हम कौशल उस प्रकार के क्रिएट ही नहीं कर पाए जो डाटा एनालिसिस बिग डाटा को पढ़े, और जो कर भी रहे हो बाहर निकल जा रहे हैं भाई, उनका ब्रेन ड्रोन हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, हम इसको कैसे समाधान करेंगे सरकार के पास। फिर साइबर सुरक्षा सिस्टम विफलता का भी एक साइबर क्राइम ऐसा बढ़ गया है कि पढ़े लिखे लोगों को भी अटैक किया जा रहा है इस सब माध्यमों से, डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सब सबसे बड़ी समस्या है। तो ये भी आपको लिख के यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा कि यहाँ बाढ़ प्रबंधन के जो डेटा है जो लिए जा रहे हैं उसका मिसयूज किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, डीबीटी के लिए पैसे भेजे जा रहे हैं, उससे पैसे अन्य माध्यमों से निकाल लिया जा रहा है। तो ये सब सारा एग्जाम्पल आपका केस स्टडी में पड़ा हुआ है। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख के आप सारी चीजें दे दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। हो गया, समझ गए बात? चलिए आप बताइए तो डिजिटल कृषि वाला ये क्वेश्चन का एनालिसिस कर देंगे। आ गया, एक सेकंड। 4 नंबर का बताइए फटाफट, आप लोग पढ़े हैं ना? डिजिटल कृषि मिशन जो 2021 क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार की भूमिकाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। जल्दी फटाफट। डिजिटल कृषि मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। बस इतना ही, और कुछ इसके लिखिएगा? लिए इसके लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल तकनीक को अपनाया जा रहा है, जैसे कि कृषि प्लेटफॉर्म का निर्माण, मोबाइल ऐप, किसान ऐप और ये मार्केटिंग के लिए एग्रीगेटर्स, वेरी गुड। एग्रीश्योर करके सर, एग्रीस्टैक, वेरी गुड। कृषि डीएसएस, चलिए बोलते जाइए। और कृषि उपकरणों में ड्रोन, जीपीएस, एआई उपकरण का यूज किया जा रहा है सिंचाई और उर्वरक छिड़काव के लिए। चलिए अच्छी बात है, बोलते जाइए और लोग बोलिए फटाफट। और बोलते जाइए। सर इसमें एक और इंक्लूड किया गया सर, मृदा गुणवत्ता की जांच सर, मृदा प्रोफाइल मैपिंग। और सर इसमें जलवायु के अनुसार, जलवायु और मिट्टी के अनुसार सटीक खेती करने की बात की गई थी सर। और कुछ? चलिए तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, शुरुआत सोच लीजिए, समझ लीजिए। सर एक और यूनिक फार्मर आईडी में था सर। हाँ ये सब है, सब कुछ ठीक है। देखिए कुल मिलाकर समझिए कि इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाए कि केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए या विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, कुछ भी आ जाए, भूमिका लिखने के बाद आपको है ना तुलनात्मक विश्लेषण करना है। तो क्या करते हैं कि 2 तरीके हैं, या तो केंद्र सरकार का जितना यहाँ लिख दीजिए, नीचे केंद्र की योजनाएं, केंद्र क्या कर रहा है उसके जो भी होंगे आपको याद है वो लिख दीजिए। बिहार सरकार है, जो भी लिखिए वो याद है वो लिख दीजिए। ये फॉर्मेट है, इसमें भी नंबर आपको मिलेंगे, पर हम जो बोलेंगे उस पर अगर नाम लिख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो यहाँ मान लीजिए आपको 16-17 मिल रहा है, तो यहाँ जरूर आपको 20-22 मिलेंगे, या और भी बेहतर तरीके से तो संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि ध्यान क्या रखना है कि इसमें
डाटा फैक्ट जो आप लोगों को बताया जाए, जो शब्द यूज किए जा रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखिए, अब इसी पर हम बात करेंगे कैसे लिखना है। जैसे इस प्रकार के कहीं भी प्रश्न पूछ दे, पॉलिटी में पूछ दे, आईआर में पूछ दे, या हिस्ट्री में पूछ दे, किसी भी टॉपिक में पूछ दे, तुलनात्मक रूप से दो चीजों से तुलना करने बोल दे, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग ना शीर्षक के आधार पर केंद्र और बिहार सरकार क्या कर रहा है, या कोई टॉपिक मान लीजिए पूछे, जैसे आप पूछ दिया आपसे मंदिर शैली की तुलना, हिस्ट्री में मंदिर शैली की तुलना करने बोल रहा है। जैसे आप लोग वीडियो देखे थे जो कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस कराते थे, उसमें वीडियो बनाए थे, हम देखे थे आप लोग कि पाल कला का पूछ दे तो तुलना जब पाल कला की विशेषता की करेंगे आप, तो कैसे करना है कि भाई पाल कला के अपना विशेषता है, उसके अन्य मंदिर शैली से उसकी विशेषता क्या रही है अलग मंदिर शैली से। तो मंदिर शैली से आप कर सकते हैं, एक बॉक्स बना के तीनों का अलग अलग कर सकते हैं, तीन शैलियां जो रही हैं। तो इस तरीके से कीजिएगा तो अधिक नंबर मिलेंगे, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन शैली आप कर पा रहे हैं। तो इस तरीके फॉर्मेट प्रयास करना है लिखने का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं, उसको कोशिश कीजिएगा आप लोग करने का। जैसे पहला है कि नीति निर्माण, जो योजना है, कहाँ गया क्वेश्चन, कितना नंबर था ये वाला ना, 4 नंबर ना, Yes, sir. कार्यान्वयन में केंद्र सरकार राज्य सरकार की भूमिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन का। तो सबसे पहले कि नीति निर्माण में क्या इन लोग का रहा है, एक जो तुलना करेंगे नीति निर्माण में, ये जो कृषि डिजिटल कृषि मिशन जो है क्रियान्वयन, से पहले जो इंट्रो आप लोग को लिखना है लिख लीजिएगा। डिजिटल कृषि मिशन जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को बढ़ाने के लिए सरकार का एक प्रयास था, जिसमें एग्री स्टैक्स, कृषि डीएसएस, फिर डीजीसीएस कॉन्सेप्ट लाए गए थे, घटक शामिल थे, जिसमें 2817 करोड़ के अप्रोक्स दिया गया था बजट का आवंटित करके। जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको केंद्र और राज्य के स्तर पर किसानों तक पहुंच स्थापित करना चाहते, ताकि किसानों की आय वृद्धि हो, उनकी समृद्धता बढ़ पाए। ये सब भूमिका में लिख दीजिएगा। उसके बाद आइएगा कि हाँ भूमिका क्या रही सरकार की, तो सरकार की भूमिका नीति निर्माण में कैसी रही है, या बनाम हम क्रियान्वयन कैसा हो रहा है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक केंद्र सरकार इसमें क्या किया है, इस टॉपिक के अंतर केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या किया है। अगर आप इस तरीके कर लीजिएगा ना, तो आपका उत्तर बहुत बेहतर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या किया है, तो जैसे केंद्र सरकार क्या किया है, मिशन की नीति ढांचागत दिशा निर्धारण किया है। जो भी यह नीति है कौन किया था, केंद्र सरकार किया था ना। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. केंद्र हाँ सरकार की हाँ, योजना है, सर. नीति जो निर्माण किया, ढांचा निर्माण किया, फिर दिशा निर्धारण किया कैसे काम करेगा, ये सब केंद्र सरकार किया। फिर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कौन किया, ये किया राज्य सरकार किया, क्रियान्वयन किया। राज्य सरकार ने। फिर डीपीआई जो कॉन्सेप्ट था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कौन किया, केंद्र सरकार किया। अब इसको क्या किया, ये किसानों तक सेवाएं पहुंच कौन किया, ये राज्य सरकार किया। अगर नहीं रहता किसानों तक तो केंद्र सरकार पहुंचा देता। कृषि किसका विषय है, कृषि सर राज्य सचिव. क्या राष्ट्रपति का, तो किसान, तो राज्य सेवाओं की पहुंच स्थापित किया यानी किसानों तक। फिर उसके बाद एग्री स्टैक्स, फिर कृषि डीएसएस जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म विकसित किया, ये जहाँ एक प्लेटफॉर्म सभी राज्यों को जोड़ना है, प्लेटफॉर्म विकसित किया। तो ये स्थानीय जरूरतों को अनुसार इसको अपडेट किया कि यहाँ स्थानीय जरूरतें क्या, तो डाटा संग्रह कौन करवाया होगा, यही नहीं करवाया होगा, राज्य की सरकार की होगी, बिहार सरकार अनुकूलन लाया होगा। इस तरीके से राज्य के नागरिकों को मतलब यहाँ तक मतलब पहुंच विकसित करना या उससे जोड़ना। हाँ, तो ये सब किया होगा। तो ये नीति निर्धारण में ये किया दोनों। अब इस दोनों को कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि भाई इसने क्या किया, केंद्र ने किया पॉलिसी और प्लेटफॉर्म डेवलप किया, पॉलिसी प्लस प्लेटफॉर्म दिया। और राज्य सरकार ने क्या दिया, राज्य सरकार जो स्टेट था, राज्य ने क्या दिया, राज्य ने एजुकेशन, क्या कहते हैं उसको, एग्जीक्यूट करवाया, एग्जीक्यूट कराया, जहां पर इसको इम्प्लीमेंट करना और कस्टमाइजेशन करवाया।
कस्टमाइजेशन करवाया, ठीक ना, कस्टमाइजेशन करवाया है, इसको लिख लीजिएगा। अब ये करके अगर अंतर कर लेते तो मान के चलिए आप बेहतर चीजें हो। दूसरा टॉपिक क्या किया, ये दूसरा शीर्षक में हम इसकी बात करेंगे। तो डेटा निर्माण प्रबंधन के लिए क्या किया, डेटा निर्माण और प्रबंधन के लिए, तो इसको भी दोनों केंद्र और राज्य की हम बात करेंगे, केंद्र और राज्य की बात करेंगे। तो केंद्र क्या किया, राज्य क्या किया, तो ये डेटा मानकीकरण करवाया, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करवाया, मानकीकरण किया ना, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करवाया, ताकि भाई तुमको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो तुम कैसे करोगे, तो इसी तरीके से करो, सभी राज्यों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। फिर एआई रिमोट सेंसिंग, आरएस रिमोट सेंसिंग और आधारित जो था डीएसएस, डीएसएस का बार बार हम शब्द यूज कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं क्या है डीएसएस, कोई बता सकते कृषि डीएसएस क्या है? अरे ये नाम नहीं सुने थे, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली जो भारत सरकार लाया था, लॉन्च किया था, जिसमें हम बात करते हैं पीएम किसान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, ई नाम की बात करते हैं, फिर कृषि फसलें, कृषि जो संविदा है, सुविधा है, कृषि फसलें जो सुविधा देते हैं ये फसलों डेटा की, प्रदान करता है। हाँ डेटा प्रदान करता है। फिर भूमि निधि का नाम सुने, भूमि निधि का नाम सुने हैं, फिर सक्षम का नाम सुने हैं, जो संसद आदर्श ग्राम योजना पोर्टल है सक्षम, वो सब इसी के माध्यम से। मौसम सेवा का नाम सुने हैं, मौसम सेवा का नाम सुने हैं, ऐप जो आईएमडी ने विकसित किया था। ये सब कृषि को बेहतर करने के लिए सब सहायकी योजनाएं। अब इसकी जब भी बात हो रही है, इन सारों की बात हो रही होगी, तो इसका नाम लिखना जरूरी है ना। हम एक ही साथ सारे लोगों को हम अलग अलग क्यों लिखेंगे, एक ही जगह कर देंगे कृषि डीएसएस योजनाओं को, और डीएसएस योजनाओं के तहत ये सब शामिल है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, तो अम्ब्रेला योजना की तरह ये बताइएगा हाँ ये काम कर रहा है। समझ गए क्या हम बोल रहे थे कृषि डीएसएस के बारे में, तो ये यूज कीजिए आप लोग। उसके बाद विकसित करना, ये सब चला। राज्य सरकार क्या कर रहा है, राज्य सरकार कर रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री का निर्माण करता है, इसीलिए आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में बिहार सरकार ने फार्मर रजिस्टर बनवाया है, नाम सुने थे? यस सर। हाँ, तो ये काम करवाया, फार्मर रजिस्ट्री को अद्यतन करवाया है। तो अब हम नहीं करेंगे तो भाई डीएसएस जो हमारा कृषि डीएसएस, वहां पर हम जो आउटपुट लेना नहीं ले पाएंगे, तो राज्य सरकार ये काम कर रहा है। भूमि का अभिलेख करवाया है, फिर उसके बाद फसल डेटा जो भी है, फसल डेटा ये सब काम करवाया होगा। स्थानीय जानकारी संग्रह का, डेटा की सत्यता, जो ग्राउंड जो थॉटिंग है उसको यूज किया होगा, ग्राउंड ट्रूथिंग को ठीक किया होगा, ट्रूथ यानी सत्यता की जांच कराई होगी, तभी सुने होंगे ये सब चीजें। ये सब हो सकता है। इसका काम क्या था, तो इस तरीके से लोग फार्मर आईडी बनाया, लोग देखे होंगे। अभी हाल ही में ये महाअभियान चलाया गया था, मुझे याद है जनवरी में शायद था, 24 जनवरी में भी महाअभियान चलाया गया था फार्मर रजिस्ट्री के लिए। तो आपके पंचायतों में फिर ब्लॉक स्तर पर चीजें चलाई गई थी, फार्मर का रजिस्टर बना दो, जिसका वास्तविक जमीन है उसको मिलेगा। अब ध्यान रखिए केंद्र क्या कर रहा है इसमें, केंद्र दोनों योजनाओं में केंद्र क्या कर रहा है, केंद्र कर रहा है डाटा का क्या कर रहा है, आर्काइव बना रहा है। और राज्य क्या कर रहा है इस बीच में, राज्य कर रहा है डाटा कलेक्शन और वैलिडेशन करवा रहा है। डाटा को क्या कर रहा है, डाटा कलेक्शन करवा रहा है। देखिए सारा काम क्या, डाटा कलेक्शन और प्लस वैलिड है या नहीं इसकी जांच करवा रहा है, तो वैलिडेशन करवा रहा है। ये दो थीम है डेटा निर्माण पद्धतन में। फिर वित्तीय सहायता, वित्तीय प्लस संस्थागत भूमिका की बात करेंगे, वित्तीय प्लस संस्थागत भूमिका की बात करें, तो वो क्या है भाई भूमिका, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या कर रही है, तो ये केंद्र सरकार कर रही है योजनाओं का वित्त पोषण कर रही है। बिना ये यूज मिलेगा। और पीपी मॉडल को डेवलप करने की बात करें, पीपी मॉडल को लागू करने की बात करें, निजी कंपनियों को एमओयू साइन कर रही है, निजी कंपनियों से एमओयू साइन करवा रही है। अब ये क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है, राज्य इसके बदले में कर रहा है सह वित्त पोषण कर रहा है। तो आप सुने होंगे अभी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, बिहार में कौन सी योजना दी जाती है फसल के साथ,
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं फसल योजना का बोल दिया। जो किसानों के खाते में प्रत्येक 2,000 रुपया कर्पूरी भेजा जाता है ठाकुर, प्रत्येक। किसान कर्पूरी ठाकुर सम्मान तो निधि योजना सर, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान पीएम निधि। किसान सम्मान निधि योजना, तो बिहार कर्पूरी ठाकुर योजना चला रही है, तो सब वित्त पोषण कर रही है वित्तीय अनुदान में। तो ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार ही करे, राज्य भी अपनी शक्तियों के आधार पर करे, तो बिहार कर रहा है। फिर आईटी अवसंरचना के निर्माण में काम कर रही है, तभी आईटी हब बनाने की बात, मानव पूंजी की बात हो रही है। जिला मुख्यालय, जिला ब्लॉक को अपडेट किया जा रहा है। अभी सुने होंगे कि जितने भी सीईओ के ऑफिस है या जो रजिस्ट्री जहाँ होता है, उसको भाई क्या करो, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था कायम करो कि जो व्यक्ति आ रहा, पब्लिक आ रहा है, उसको बैठने और पानी की व्यवस्था, हवा पानी की व्यवस्था हो। तो जाके अभी देखिएगा जितने रजिस्ट्री ऑफिस है अपग्रेड हो गया। मैं इसको महसूस किया हूँ कुछ दिन पहले ही। आज से 4 महीना पहले मैं अपने कहीं गया था रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ कुछ नहीं था, बेंच टेबल कुछ नहीं था। जाइए अपना काम कराइए चले आइए। पर अभी मैं 10 दिन पहले गया, देखा कि कुशन लगा हुआ, अच्छा स्टैंडर्ड कुशन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, पानी की व्यवस्था, आरओ लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि हाँ, इससे क्या होगा कि हम संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित होगी। ये सब बातें बोल रहा है। तो यहाँ पर केंद्र क्या कर रहा है? यहाँ पर केंद्र हम बात करेंगे, केंद्र इस जगह पर फंडिंग दे रहा है, प्लस क्या कर रहा है, इंसेंटिव भी दे रहा है, इंसेंटिव योजनाओं को लेकर। और राज्य क्या कर रहा है, यहाँ पर राज्य क्या कर रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहा है। इस शब्द को यूज कीजिएगा, जो भी रिसोर्स है उसको मोबिलाइजेशन कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है कि हम कैसे इसको मल्टीपल रूप से यूज करेंगे, मोबिलाइजेशन कर रहा है। जब हम वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय संस्थागत भूमिका की बात करते हैं, कहाँ पर, जहां पर डिजिटल कृषि मिशन क्रियान्वयन केंद्र की तुलनात्मक अध्ययन की बात होगी। अब डिजिटल कृषि मिशन है क्या 21-22, ये प्रश्न है ही नहीं, पर सब लोग लिख देंगे ये किसी 21-22 के बारे में। समझ रहे क्वेश्चन कैसे समझना है? कैसे भी आपने किन्हीं बच्चे के द्वारा बोला कि डिजिटल कृषि योजना का उद्देश्य ये था, उसके बाद वो शुरू करते। प्रश्न में देखिए कहीं भी डिजिटल कृषि योजना के बारे में पूछ रहा है? हाँ सर। ये क्रियान्वयन की बात कर रहा, तो क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, यही बात मैं कर रहा हूँ। प्रश्न के नेचर को समझिए, उसी पर फोकस कीजिए। और जैसे डिजिटल कृषि मिशन मिलेगा 2021-25, सारे बच्चे डिजिटल कृषि मिशन 21-25 का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख देंगे, और उसमें बिहार सरकार क्या क्या कर रहा है, भूमि और केंद्र सरकार क्या कर रहा है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, बस वही लिख देगा। पर आपको लिखना यहाँ पर क्रियान्वयन का तरीका क्या है, कैसे वो क्रियान्वित हो रहा है, वो कैसे केंद्र और राज्य कैसे अपनी भूमिका स्पष्ट कर पा रहा सब जगह, इसलिए मैं हर जगह लिख रहा हूँ। इस चीज को समझिएगा। अब तकनीकी विकास बनाम स्थानीय अनुप्रयोग की बात हो रही है। कितना नंबर हो गया ये? 4 नंबर। 4 नंबर याद रखिएगा कि तकनीक के आधार पर तकनीकी विकास हो रहा होगा, तभी तो हम इस प्रकार की योजनाओं को ला पाएंगे। अब बनाम हम कर स्थानीय अनुप्रयोग कैसे हो रहा होगा, इस आधार पर केंद्र और राज्य को बांटेंगे, केंद्र और राज्य। तो केंद्र राज्य को जब बांट करते हैं तो यहाँ पर अंतर देखिएगा, केंद्र क्या कर रहा है, AIGIS और रिमोट सेंसिंग की RS रिमोट सेंसिंग का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग कर रहा है। कृषि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, DSS जिसमें हम लोग कृषि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसकी बात करता है, ये यूज करता है। उसके बाद करता है DGCES अर्थात क्रॉप इनोवेशन की बात करता है। ये क्रॉप इनोवेशन की बात करता है, स्टिमुलेशन की बात करता है कि हम कैसे इसको ठीक करेंगे, ये सब कर रहा है। तो राज्य इसके जगह क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है मोबाइल ऐप को बढ़ावा दे रहा है। सभी राज्य के अपने अपने तरीके से टेक्निक को पहुंचाने का है। तो बिहार में मोबाइल ऐप हो रहा है, फील्ड सर्वे करवा रहा है। आप जाके देखिएगा जितने कृषि में हो रहे होंगे फील्ड सर्वे, ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि भाई हमको इसका लाभ लेना है, तो हम नहीं करेंगे तो हमको मिलेगा ही नहीं। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे, आप नाम सुने? अभी हाल में बिहार सर्वे करवा रहा था। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। क्या ज्यादा हो गया क्या अब? बस कौन बोले यस सर? हंसी निकालने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। जो भी आप अभी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको रिवीजन कीजिए, देखिए हाँ इसमें क्या तकनीकी अलग करना है। तो
नहीं तो फिर समस्या होगी कि देखो बाबू, मेहनत करोगे सभी लोग, अपना कीमती समय निकाल के तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। आपको लड़कियों को 2 से 3 साल का समय मिलता है, लड़कों को 4 से 5 साल 6 साल समय मिल जाता है, पर दबाव सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच लड़कियों को होता है। आपके पास 2 से 3 साल के बाद जॉब अगर नहीं होता है तो आप पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा शादी ब्याह और सांसारिक जीवन बसाने के लिए। तो अपनी सारी कीमती जो चीजें लगा दो यहाँ पर। बच्चे यहाँ पर लड़के हैं, 4 से 5 साल आपको समय मिल जाता है मारपीट के बात सुना के, फिर भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठानी होती है। तो अपना जो कीमती समय ना फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करिए। किन प्रकार के फालतू कंटेंट नहीं पढ़िए। हर जगह पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, हर चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप वो चीज पढ़िए जहां से आपको अधिक नंबर मिलेंगे, और वो आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे पास जुड़ने से या किसी और संस्थान में जुड़ने से कर सकता है। अगर किसी बच्चे में क्षमता है इस तरीके से कलेक्ट करने का, वो खुद भी कर सकते हैं। बस हाँ, उनको कैसे क्या करना ये पता होना चाहिए। समझ गए। तो यहाँ केंद्र क्या कर रहा है, केंद्र कर रहा है टेक्नोलॉजी का क्या कर रहा है, प्रोवाइडर बन रहा है। देखिए यहाँ पर जितने भी गुण होंगे प्रोवाइडर होगा, और राज्य क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी का एडॉप्टर बन रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। ये चीजें आपको लिखनी है, और निगरानी में इसी तरीके से बढ़े। अब ध्यान रखिएगा कि इससे लाभ क्या हुआ, प्रगति क्या हुआ। 2000 हम इतना बात कर लिए, ये सब करने क्रियान्वयन से 2026 तक की हम बात कर ले, प्रगति क्या है, कोई बता सकते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन, डिजिटल कृषि मिशन 2021-25 की बात कर रहे हैं, इसमें प्रगति क्या हुआ क्रियान्वयन को लेकर, कोई बताएंगे। सर भूमि लेख जो अभिलेख है उनका डिजिटलीकरण हुआ है। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद फिर सर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको डिजिटली वे में दिया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता आई है। हाँ उसके अलावा सर जो भूमि संबंधी विवाद हैं, अगर सभी भूमि का एक डिजिटल आईडी बन जाएगा तो वो विवाद आगामी दिनों में कम होंगे और अभी हो भी रहे हैं। वेरी गुड। और उसके अलावा सर किसानों के लिए सर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे वैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वेरी उसमें गुड। वृद्धि हुई। कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है इससे, और मिल भी रहा है सर। वेरी कृषि गुड। में नवाचार वेरी बढ़ गुड। सकता है। वेरी गुड। देखिए जो चीजें लिखे हैं समझ पा रहे हैं, डिजिटल सर्वे लागू क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे लागू हुआ है, सर्वे लागू किया गया है। फिर एआई आधारित और डीएसएस आधारित सेवाओं का विस्तार किया गया है। फिर 19 राज्यों ने एमओयू साइन किया, 19 राज्यों के साथ एमओयू साइन हुआ है। ये सब हुआ, पायलट से स्केल कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये सब चीजें देखिए हुआ क्या है। 2026 तक प्रगति की बात करें, पहले 2024-25 में लक्ष्य था 6 करोड़ किसानों का पंजीकरण लक्ष्य था, जो बढ़कर 26-27 में 11 करोड़ हो गया। सबसे पहले तो आंकड़ों में वृद्धि हुआ, लक्ष्य में वृद्धि हुआ, ताकि अधिक से अधिक किसान इसमें लाभान्वित ले पाए। इससे 25-26 में सभी जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे लागू किया गया, ठीक है। तभी आप देख रहे होंगे सभी राज्य अपने अपने स्तर पर जिले मुख्यालयों में क्या कर रहा है कि सर्वे करवा रहा है, भूमि सर्वेक्षण करवा रहा है। वो बिहार हो, यूपी हो या XYZ कोई भी राज्य हो, ये सब हो रहा है। 19 राज्यों के साथ एमओयू साइन किया है डिजिटल कृषि, जो हमारा मिशन था 2021 से लेकर 25। इसके तहत 19 राज्य शुरुआती दौर में जो बढ़कर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमेशा समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 19 राज्य तो लिखी कम से कम जो प्रत्यक्ष तौर पर है। इस तरीके का विकास हुआ। तो प्रत्यक्ष लाभ किसको मिल रहा है, किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये सब बातें लिखकर खत्म कर दीजिएगा। बिहार का स्पेशली यहाँ चर्चा कर दीजिएगा, बिहार क्या क्या कर रहा है। तो बिहार में सर्वे हुआ है, भूमि सर्वे हुआ है ना। यस सर। फिर किसानों का पोर्टल बना, किसानों का क्या उसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट। अभी भूमि का कराया जाता तो उसको क्या नाम दिए थे, अभी हम बताए थे, क्रॉप सर्वे हो रहा था ना, डिजिटल क्रॉप सर्वे। किसानों के साथ क्या कर रहे थे, अभी बोले थे ना ये कोई शब्द, फार्मर रजिस्ट्री हो रही, फार्मर रजिस्टर हो रहा है बिहार में, किसानों का रजिस्ट्री हो रहा है, फार्मर भूमि आईडी सर। हाँ फार्मर आईडी बना रहे थे। फार्मर आईडी की बात कर लेंगे, FID का।
फिर उसके बाद किसानों के लिए क्या करा, भूमि भूमि का जो पुनः पुनः अभी बिहार सरकार ने क्या करा, लोगों का जो भूमि का बेस रेट है बढ़ाने की बात कर रहा था ना, पेपर में आया था ना, रीडीएनए में दिए थे, याद है इंटरव्यू के समय, पेपर कटिंग भी आप लोगों को दिए थे। सर्किल रेट अब बढ़ेगा। सर रजिस्ट्रेशन सर फी सर। हाँ, सर्किल रेट बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी बढ़ेगा, ये सब लिख सकते हैं। और ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि राज्य अपने एसेट बढ़ाने के लिए ये कर सकती है। मैंने बताया था ना राज्य को कैसे अपना एसेट बढ़ाना है, तो इस तरीके से सर्किल रेट बढ़ा के, क्योंकि पहले का सर्किल रेट चल रहा है, लोगों के पास पैसे अधिक हो गए हैं, तो भाई सर्किल रेट बढ़ा दो, कुछ तो पैसे सरकार को आएंगे, ये सर्किल रेट बढ़ा कर राज्य अपना एसेट निर्माण करे। तो कुल मिलाकर यही सब बातें की जा रही है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और का, उसके बाद चीजों को खत्म करेंगे। यहाँ पर देखिए शहरीकरण ये सब है ना, टॉपिक कुछ खास नहीं है, स्मार्ट सिटी मिशन है, शहरीकरण उत्पन्न समस्याओं का, ये सब कुछ खास नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक बार सर्च करना है शहरीकरण क्या होता है, उसकी समस्या क्या है, समस्या शहरीकरण का क्या समस्या, जो बेसिक समस्या आप देखते हैं अपने आसपास, अति आबादी हो जाता है, प्रति घनत्व बढ़ जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट खराब हो जाता है, फिर उसके बाद प्रबंधन को लेकर, जल प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन बेहतर खराब रहता है, नियोजन प्रणाली नहीं रहता है सर। यही प्रणाली में स्मार्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो समस्या है उसको सूची दीजिए, उसका संभावित तकनीक से समाधान। तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट जो था उसको लागू करना होगा, सैटेलाइट शहरों को निर्मित करना होगा, सैटेलाइट शहरों को बेहतर करना, हालांकि बिहार सरकार कर रही है, फिर भी इस दिशा में बेहतर करना चाहिए। जैसे हम कुछ देशों का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जैसे मौसम, जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता में नल निकासी था, वो अभी तक उसके नल निकासी को हम समझ पा रहे हैं कि बेहतर था। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें अनुपातिक रूप से की गई थी। तो यहाँ भी अनुपातिक रूप से सबसे पहले शहरों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। अब जो नए शहर बनेंगे, मान लीजिए पटना में नए ब्लॉक कोई बना रहा है, शहर बना रहा है, उसके लिए मानकीकरण पद्धति होने, जो सैटेलाइट शहर बना रहे हैं, तो सैटेलाइट शहरों का मानकीकरण हो, जैसे नोएडा मानकीकरण शहर प्रणाली है, फिर चंडीगढ़ मानकीकरण प्रणाली है। तो आप उस तरीके डेवलप कीजिए, और अनऑथराइज तरीके से नहीं, जो जमीन जहां लिया वहीं घर खड़ा कर दो भाई। इसलिए तो भी पटना में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। नाला रोड तरफ चले जाइए आप, या तो नया टोला की तरफ चले जाइए, मुसल्लापुर हाट तरफ चले जाइए, तो आपको पता चलेगा कि रोड का पानी घर में घुस जाएगा, और वहां पर रोड ऊंचा नहीं हो सकता क्योंकि लोगों का घर ही नीचे है। तो सबसे बड़ा समस्या ये सब चीजें हैं। तो आप देखते होंगे कि यह कैसे समस्या क्रिएट करता है। इसलिए ऑथराइज्ड शहरीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत होगी, हम उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लिखकर आगे बढ़ जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन को यहाँ से जोड़ दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पर एक बात करेंगे बस। कहाँ गया क्वेश्चन, ई कचरा कहाँ गया, आधुनिक डिजिटल प्रगति है। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो क्या हो सकता है। हेलो, कौन यस कौन सर। है, बोला जाए ये डिजिटल कृषि को लेकर। मानसी सो गई, मोनी बस आई हुई हैं। यस सर। बस सुन रहे हैं, बोलते नहीं है, बोलना चाहिए ना बाबू, कुछ भी बोलोगे तब ना सुधार होगा। जी। अरे टॉपिक को कम से कम एक बार देख लीजिए, नेट से भी कुछ सर्च कर लीजिए, उसके बाद होगा कि हाँ बोलिएगा, कुछ कुछ तो बोलने का आदत शुरू हो जाएगी तो ठीक ना। जी चलिए अब लोग बोले। सर कौन सा क्वेश्चन? 3 नंबर, 3 नंबर। सबसे पहले तो सर इसमें कचरा के वर्गीकरण को लेकर के सर समस्या है। हम्म, सर वर्गीकरण के बाद जो उसका निपटारण के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सर, उसका अभाव है। हम्म। और बोलिए, बस इतना ही। ये सर जो ई कचरा है सर, चलिए उसको खुले में चलिए फेंकने से तो
देखिए, ये सब क्वेश्चन जब आए ना तो धाए धाए आंसर होना चाहिए आपके कॉपी में, सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन है ना, हलवा है, और इसको करके जाइएगा तो बेहतर नंबर ले पाइएगा। ई कचरा है, फिर इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन पहले से पता रहता है, इसको लिखने के बाद नंबर मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, इसको तैयार कीजिए आप लोग। जैसे है ना कि ध्यान रखिए, ई कचरा प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो फिर वर्गीकरण कीजिए, शीर्षक का वर्गीकरण कीजिए, टॉपिक कैसे लिखिएगा। तो पहले में तो आप कीजिए अनौपचारिक क्षेत्र में जो कचरा है, सबसे बड़ा कचरा क्षेत्र कहाँ भरा पड़ा है? इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो कचरा बढ़ा रहा है, जिसमें हम लोग 80 से 90% ई कचरा अनौपचारिक कबाड़ी रिसाइकिलर द्वारा संभाला जाता है। हमारे देश में कोई रिसाइकिल बेहतर प्रबंधन है ही नहीं। ई कचरा को लेकर है बस 2 जगह है आपको, जो ई कचरा को बेहतर पुनः चक्रण कर सकता है, रीयूज करवा सकता है। तो खुले में लोग जला देते हैं। नहीं सुनते आपकी गलियों गलियों में कि बड़ा मोबाइल लो और बड़ा बर्तन लो? सुनते हैं, शहरों में आप लोग रहते होंगे, सुनते होंगे, छोटे मोबाइल से छोटे बर्तन लो। वो क्या करता है, उससे जो महत्वपूर्ण, मोबाइल से महत्वपूर्ण एलिमेंट से निकाल लेता है, बाकी को फेंक देता है जहाँ तहाँ। वो कहाँ रिड्यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीजें नहीं है। और ये अनौपचारिक क्षेत्र में आता है, तो इस क्षेत्र को कैसे ठीक करेंगे? उसके बाद दूसरा है संग्रहण और पृथ्वीकरण है। संग्रह तो कर भी लेते, तो पृथ्वीकरण कैसे होगा? पृथ्वीकरण कैसे अलग अलग कैसे करेंगे, इसकी कमी है। हम अवेयरनेस है ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है। और जैसा जिनको हम जागरूकता देते का हैं, अभाव। हाँ, जागरूकता का अभाव, ये सब। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर, जो आप ईपीआर का कमजोर प्रबंधन, अभी बात करेंगे क्या है ईपीआर का कमजोर प्रबंधन या क्रियान्वयन है। अब ये ईपीआर क्या है, कोई बता सकेंगे? ये सर, इसमें सर मुझे याद है कि जो वो डिजिटल जो ई ई जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बनाएगा सर, उसको जिम्मेदारी दिया गया है कि उसका जो कंपनी है उसको सही ढंग से निपटारा करेगा। वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सटेंडेड जो आप निर्मित कर, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के तहत इसको लाया गया था। क्या बोलते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट 2022 का ही है ना, 2022 के रूल के तहत इसको लाया गया, जहां पर पूरे कंपनियों के लक्ष्य दिया, जो तुम बनाओगे तुम ही को भाई इसको रिसोर्स ठीक करवाना पड़ेगा। तो कंपनियां इसको लेते ही नहीं। डेटा रिपोर्टिंग की खामियां है, बेहतर प्रबंधन नहीं है, लक्ष्य पूरे नहीं की जा पाए, ये कमी है इसके पास। तकनीकी अवसंरचना की कमी है, उन्नत रिसाइकिल तकनीक हमारे पास नहीं है। प्राथमिक स्तर पर हम कर देते हैं, सेकेंडरी और थर्ड जो होना चाहिए रिसाइकिल कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं। जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, ये सब बहुत कमी है। डेटा ट्रैकिंग की भी कमी, हमें सटीक अनुमान नहीं है। इस तरीके से लिखकर, जैसे डेटा और ट्रैकिंग हम कर ही नहीं पाते हैं कि भाई जो जो हम ई कचरा फैला रहे हैं वो कितना, वो मान लीजिए कोई कंपनी निर्मित कर रही है, मोबाइल कंपनी कोई एक्स वाई जेड, वो डंप करवा दे रहा है कोई डंप यार्ड में, वहाँ कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, कितना खाद्य कचरा है, कितना और भी सूखा कचरा है, इसका हमें पास डाटा है, ट्रैक कर पाए? सब एक के में जाके मिला के डाल दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इस तरीके से फिर इनलीगल इंपोर्ट किया जा रहा है। भारत डंप यार्ड बनाओ ई कचरा का नाम सुने हैं? कभी ये कॉन्सेप्ट सुने हैं? हेलो? सब दिल्ली। यस सर। हाँ, तो आयातित ई कचरा का डंप यार्ड है भारत। जितने विकसित देश है अवैध रूप से ई कचरा को भारत में भेज देते हैं, कम मूल्य पर लोग खरीद लेते हैं यहाँ पर, उसके रिसाइकिल करने के चक्कर में कि हम करेंगे उससे लाभ कमा लेंगे, और अपने देश से जितना कचरा है, अमेरिका और यूरोप हो, सब लोग भारत को भेज देते हैं। अब भारत जैसे विकासशील देश, विकसित देश जो नीचे और भी देश है, वो अब उन कचरों को आसानी से ले लेता है। रीजन है कि वो सोना चांदी के लालच में ले लेता है यहाँ के लोग, पर उसको अनऑथराइज तरीके से क्या करता है कि अनऑथराइज तरीके से रिसाइकिल भी नहीं कर पा ऑथराइज तरीके से साइकिल भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं फेंका रहता है कूड़ा। तो ये डंप यार्ड बना हुआ है। एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बातें की गई थी, भारत विश्व का सबसे बड़ा डंप यार्ड एक कचरे का है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा लिख के रखिएगा। अब समाधान क्या हो सकता है, कोई बताएंगे? जो सर चुनौती है सर, उसको बेहतर कर देना है, और क्या सर। ट्रैकिंग और ब्लॉकचेन तकनीक को हम इन टू इन ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक को डेवलप कर सकते हैं, पर ये कोरी कल्पना मात्र है। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे इसके लिए, ई कचरा निष्पादन यूनिट्स को नहीं लगाएंगे, तो ये सब कैसे ठीक होगा?
फिर जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे लोगों के हाँ, बीच में। तो बस साइंस टेक का यूज इसलिए नहीं होता है कि बिग डाटा एनालिसिस करवा लीजिए या XYZ कुछ इस तरीका का। हम प्रशासनिक और व्यक्तियों के स्तर पर निष्पादन कैसे कर, जैसे हम सूखा गीला कचरा का तो ढंग से निष्पादन कर ही नहीं पा रहे हैं भाई, तो हम ये कचरा को कैसे करेंगे? तो इसके लिए जागरूकता सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी, भाई हम ई कचरा ले रहे हैं तो ले रहे हैं। जैसे पटना नगर पालिका ने किया है, ठीक है, ई कचरा हम लेंगे 35 रुपए पर केजी के हिसाब से, पर उसके लिए निष्पादन तकनीक पटना नगर निगम के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ले लो फिर तुम वही काम करो जो लोग कर रहे हैं। अब कहाँ यूनिट तुम भेजोगे? देश में 2 ही जगह यूनिट है रिसाइकिल में ई कचरा को लेकर, हैदराबाद में एक जगह और है। तो पटना में ऐसे यूनिट्स क्रिएट करने होंगे पहले ना। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से फिर IoT आधारित स्मार्ट बिन और सेंसर को हम डेवलप कर सकते हैं, पर ये कैसे प्रासंगिक है कि स्मार्ट बिन्स को हम डेवलप करेंगे? तो समयबद्ध तरीके से कुशल कुशल रूप से हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन ले सकते हैं समय में। मान लीजिए 6 महीने पर, साल भर पर हम सर्वे करवा के हम ई कचरा को इकट्ठा कर सकते हैं, ई कचरा को इकट्ठा कर सकते हैं। पर ये कौन करेगा? संस्था करेगी कि सरकार करेगी कि ये कैसे प्रबंधन? कोई इसके पास रोल मॉडल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ई कचरा को उन्नत रिसाइकिल, एडवांस रिसाइकिल टेक्निक के साथ कैसे जोड़ा जाए। जैसे अर्बन माइनिंग के तौर पर हम बात करें, रूरल माइनिंग की बात कर ले जहाँ पर होता है। फिर हाइड्रो हाइड्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलीमेरिगेशन होता है, वो सब कैसे ठीक किया जाएगा इसके तहत? हम सोना चांदी यहाँ से निकाल रहे हैं तो उसका संसाधनों को बेहतर प्रबंधन कैसे करेंगे? तो ये चीजें हो गई। तो इसका विकल्प हम दूसरा चीज दे सकते हैं कि ई कचरा के जब बना रहे हैं, ई आइटम बना रहे हैं, तो इसके विकल्पों की हम दूसरा बना दे, सॉरी, ई आइटम्स जब बना रहे हैं ना, ई आइटम्स कुछ भी बना रहे हैं, मोबाइल वोबाइल, तो जहाँ सोना चांदी हम यूज कर रहे हैं, महंगे महंगे हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए विकल्प दूसरा लगाइए, दूसरा धातु का प्रयोग कीजिए। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा दीजिए। अब कुछ समय बाद ऐसा ऑप्शन, ऐसा चीज मिलने लगेगा कि हम सोना चांदी के बजाय हम दूसरी धातु से हम चला सकते हैं मोबाइल को, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, कुछ भी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे कचरा ही उस तरीके से फेंका ना जाए। कचरा क्यों फैल रहा है? रीजन है कि इसमें धातुएं महंगी है। तो धातुएं महंगी तो लोग इसको लालच से खरीद रहे हैं, और लालच से खरीद के क्या उसके आइटम्स निकाल रहे हैं, बाकी जो अचरा कचरा बच गया उसको जैसे तैसे फेंक दे रहे हैं। तो हम उस पहले प्राथमिक सीढ़ी जो है इसका धातु, उसको ही ठीक कर लेंगे तो ये चीजें हो सकती हैं ठीक। क्लियर है? इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं। इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा। पहला है, पहला क्या है, कहाँ दिए? अब ये गोल किए थे ना, कौन सा क्वेश्चन था? इस क्वेश्चन को लिख के आइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इधर, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों लिखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन छोड़िए, ये क्वेश्चन इसको लिखिएगा, ठीक है ना? सॉरी सॉरी यस सॉरी सर। सॉरी सॉरी, इसको नहीं, इसको ऊपर वाला कौन को, कौन मतलब से? तो आप देख रहे हैं, 1 नंबर देखिए, इसको देखिए। बिहार लगातार बाढ़ में, सूखे, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। इनको ये क्वेश्चन ये लिखिएगा, ठीक है ना? ये इसमें होगा, क्या कहते हैं, पहला प्रौद्योगिकी वाले में होगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक, और इधर नीचे 4 नंबर, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग फिर। ये सर इस सेशन के बाद सर इसको डाल देते ग्रुप में तो ठीक रहता सर। तब मिटा देते हैं ना, मेन बात है कि जो लास्ट बचेगा वही रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, नोट पे देखिए। अच्छा देख लेते हैं, जो है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? ठीक, ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।